ओके स्टूडेंट, आज हम देखेंगे शॉक। शॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में बहुत टाइम पूछा जाता है। सो फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज शॉक। शॉक इज अ इनएडिक्वेट फ्लो और परफ्यूजन। हमारी बॉडी में अगर फ्लो और परफ्यूजन इनएडिक्वेट है तो वो करेगा हाइपो परफ्यूजन और वो करेगा शॉक। सो सिंपल थिंग यहाँ पर हमको क्या समझना है शॉक के बारे में। हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो है, अगर वो अबनॉर्मल है और परफ्यूजन है बॉडी के अंदर, जो भी टिश्यू जा रहे हैं, जो भी O2 सप्लाई मिल रहा है, वो अगर इम्प्रॉपर है, ब्लड प्रॉपर नहीं है, तो भी शॉक होगा। सो फ्लो भी अगर अबनॉर्मल होगा आपका और आपका परफ्यूजन भी अबनॉर्मल है, दोनों में से कुछ भी अबनॉर्मल होगा, उसको बोलेंगे हाइपो परफ्यूजन। वो हाइपो परफ्यूजन क्या करेगा? शॉक करेगा। तो सिंपल मीनिंग यहाँ पर बॉडी में फ्लो और परफ्यूजन नॉर्मल है, सो बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म है। अगर इन दोनों में से कुछ भी अबनॉर्मल है, परफ्यूजन और फ्लो दोनों में से कुछ भी अबनॉर्मल है, तो वो करेगा हाइपो परफ्यूजन। नाउ इनइरेगुलर फ्लो क्यों होगा बॉडी में? अगर आपकी जो आर्टरी है उसके अंदर आर्थ्रोस्क्लेरोसिस या आर्टरियोस्क्लेरोसिस। नाउ व्हाट इज आर्थ्रोस्क्लेरोसिस? आपकी जो आर्टरी में कुछ प्लेक फॉर्मेशन जमा हो जाए, आपकी आर्टरी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, आर्टरी के अंदर नॉट एबल टू प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही आर्टरी के अंदर, तब हो सकता है। ओके, देन अगर आर्टरी के अंदर आपका इश्यू हो रहा हो तब आपको कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, आर्टरी के अंदर जो ऑस्मोटिक आर्टरी के अंदर जो विस्कोसिटी होती है वो प्रॉपर नहीं हो तब हो सकता है। और परफ्यूजन, अगर आपकी बॉडी के अंदर जो सेल और टिश्यू के अंदर फ्लो प्रॉपर है, बॉडी के अंदर ब्लड प्रॉपर है, बट वो टिश्यू और सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, उस टाइम पे भी हाइपर परफ्यूजन होगा। तो इनएडिक्वेट फ्लो और परफ्यूजन दोनों मिलकर क्या करते हैं? शॉक करते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है? ये एक एक्यूट मेडिकल कंडीशन है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि ये एक्यूट डिस कंडीशन है कि क्रोनिक है, तो याद रखना ये एक्यूट मेडिकल कंडीशन है, नॉट अ सर्जिकल कंडीशन। ये एक्यूट कंडीशन है जहां पर एसोसिएट विथ रिड्यूस परफ्यूजन टू द बॉडी टिश्यू। आपकी बॉडी में जो टिश्यू परफ्यूजन है वो रिड्यूस हो जाता है। ओके, सिंपल थिंग यहाँ पर आपके बॉडी में ब्लड सप्लाई प्रॉपर है, ब्लड प्रॉपरली सप्लाई हो रहा है, बट आपकी ब्लड टिश्यू या सेल के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रहा है, मतलब O2 सप्लाई नहीं मिल पा रहा, मतलब उसको एनर्जी नहीं मिल पा रही, उसको बोलेंगे हम रेड्यूस परफ्यूजन। उसके अलावा इट इज अ फिजियोलॉजिकल स्टेट इन विच देयर इज अ inadequate blood flow to the tissue and cell body। जो हमने पहले बात की, सेम हियर, आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं है। अगर आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, मे बी आपकी आर्टरी में प्रॉब्लम है, मे बी आपका हार्ट के अंदर पावर नहीं है, मे बी आपकी बॉडी में वॉल्यूम नहीं है, जो भी रीजन है उसकी वजह से ब्लड फ्लो कम है, उसकी वजह से क्या होगा? रिड्यूस टिश्यू परफ्यूजन। आपकी बॉडी में जो परफ्यूजन है, जो आपके सेल और टिश्यू को जितना O2 मिलना चाहिए है, जितना मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा। सो इसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या होगा? हाइपो परफ्यूजन, और वो क्या करेगा? शॉक। सो सिंपल थिंग इस स्लाइड में समझना है क्या हमको? ये एक्यूट मेडिकल कंडीशन है जो सडनली पेशेंट में कभी भी हो सकता है और मेडिकल ट्रीटमेंट है। सो हमको देखना पड़ेगा कि पेशेंट के अंदर ये कभी भी कंडीशन कॉज कर सकता है। नेक्स्ट थिंग, आपकी बॉडी में बिकॉज ऑफ ब्लड फ्लो आपका प्रॉपर नहीं है, उसकी वजह क्या करेगा? टिश्यू और सेल बॉडी में इनएडिक्वेट परफ्यूजन हो जाएगा। सो ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ एनी रीजन ऑफ आर्टरी। तो सिंपल मीनिंग यहाँ पर परफ्यूजन और ब्लड फ्लो नॉर्मल अबनॉर्मल है तो क्या करेगा? हाइपर परफ्यूजन, और हाइपर परफ्यूजन करेगा शॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हाइपर परफ्यूजन रिलेटेड टू व्हाट? सो रिमेंबर द शॉक। दोनों चीज में दोनों कुछ भी होगा वो करेगा शॉक। हम बात करेंगे स्टेज ऑफ शॉक की। फर्स्ट स्टेज है इनिशियल स्टेज, सेकेंड स्टेज है कंपल्सरी स्टेज और नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज, या फिर अर्ली स्टेज, प्रोग्रेसिव स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज और इरिवर्सिबल एंड लेट स्टेज। इसके जो डिफरेंट नेम है वो अभी आपको समझने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज में क्या होने वाला है, अर्ली स्टेज में क्या होता है, यू शुड नो दिस थिंग। ओके, सो हम एक के बाद एक की बात करेंगे हम। तो फर्स्ट थिंग है हमारा इनिशियल स्टेज। व्हाट इज विल बी इनिशियल स्टेज? डिक्रीज कार्डिक आउटपुट। आपकी बॉडी में जब भी हाइपो परफ्यूजन, एनी रीजन, किसी भी वजह से आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो और
या फिर किसी वजह से आपकी बॉडी के अंदर सेल टिश्यू को या सेल या टिश्यू को ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, परमिशन नहीं मिल पा रहा है, उसको बोलेंगे हाइपोपरफ्यूजन और शॉक करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी का कार्डियक आउटपुट विल बी डिक्रीज। आपकी बॉडी में जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब आपके हार्ट को कुछ अफेक्ट पड़ रहा है। तो क्या करेगा, बॉडी को बोलेगा स्टिमुलेट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अपनी बिकॉज ऑफ कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा तो बॉडी का ब्रेन सप्लाई, ब्रेन बोलेगा टू द हार्ट और बॉडी को कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करो। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंपनसेटरी स्टेज। ओके, और उसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम पढ़े हमने अर्ली स्टेज। ओके, वो भी इसका एक नाम है। ओके, सो कंपनसेटरी स्टेज में क्या होता है, देयर विल बी रिलीज एपिनेफ्रिन। ओके, हमने बात की नॉन परवेसिव स्टेज, उसका नाम है, अदर नेम है। क्या करेगा, अपने बॉडी में एपिनेफ्रिन को या नॉन एपिनेफ्रिन को रिलीज करेगा। क्यों रिलीज करेगा, दिस विल बी डू हीमोस्टेसिस। अपने बॉडी को बोलेगा किसी भी वजह से ट्राई करो कि जो भी कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है उसको प्रॉपर करने का ट्राई करो। सिंपल थिंग, जब हमको भूख लगती है और हमने स्टारवेशन किया है, हमने बहुत टाइम से खाना नहीं खाया, बहुत भूख, सडनली बॉडी विल बी है, ग्लूकोज डाउन हो जाता है, तो क्या करते हैं हम, जल्दी से शुगर ले लेते हैं कि मेंटेन करने के लिए। ओके, दो सेम थिंग हमारे बॉडी में जब भी शॉक होगा बिकॉज ऑफ हाइपोपरफ्यूजन की वजह से, तो अपनी बॉडी में फर्स्ट थिंग तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, उसके बाद अपने बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा। वो बॉडी में एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन को रिलीज करेंगे टू मेंटेन हीमोस्टेसिस। वो बॉडी में हीमोस्टेसिस को, मतलब कार्डियक आउटपुट को नॉर्मल लाने का ट्राई करेगा। उसमें क्या करेगा, फर्स्ट करेगा वो पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शंस। अपनी जो पेरिफेरल आर्टरीज हैं बॉडी के अंदर, उसको सबको वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा। विल बी सो जो आपका कार्डियक आउटपुट प्रॉपर्ली मेंटेन होने का ट्राई करेगा। सो उसे क्या होगा, विल बी बीपी आपका सडनली कुछ टाइम के लिए इंक्रीज हो जाएगा। ओके, देन कोरोनरी एंड सेबल आर्टरी डायलेशन। बिकॉज हमको पता है हमारी बॉडी में सबसे वाइटल ऑर्गन में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सेबल का, मतलब ब्रेन का। तो सेबल आर्टरी को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पाया कुछ टाइम के अंदर, विद इन अ फ्यू मिनट्स, सो वो चांस है डेथ ऑफ द ब्रेन। और सेम थिंग हार्ट में हुआ तो कैन कॉज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। सो उसको प्रिवेंशन करने के लिए बॉडी एक और स्टेप लगाएगा। बॉडी में जब एपिनेफ्रिन है, वो क्या करेंगे, आपके बॉडी के सेरेब्रल और कोरोनरी आर्टरी को डायलेशन करेगा विद हेल्प किसकी वजह से, वो स्टिमुलेट करेगा बीटा एड्रेनर्जिक फाइबर्स। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किस वजह से, विद व्हाट रीजन there will be coronary and cerebral artery dilation। उसका रीजन क्या है, बीटा एड्रेनर्जिक फाइबर की वजह से आपकी बॉडी में कंपनसेटरी मैकेनिज्म में वो आपकी सेरेब्रल आर्टरी को और कोरोनरी आर्टरी को डायलेट कर रहा है, तो वहां पर ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली हो पाएगा। थर्ड क्या करता है, इंक्रीज द रीनल एंड सोडियम वाटर रीअब्जॉर्प्शन। आपकी बॉडी में जो सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, मतलब जितना किडनी का काम क्या है, सोडियम और वाटर जो एक्स्ट्रा है इसको निकाल दे। बट यहाँ क्या करेगा, ये किडनी को बोलेगा सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब करो, निकालो मत, बिकॉज कार्डियक आउटपुट लेस हो रहा है। तो जब भी आपकी बॉडी में डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होने वाला है फर्स्ट स्टेज पे, तो बॉडी क्या करता है, कंपनसेटरी स्टेज या अर्ली स्टेज में जाता है। वहां पर आपके सिंपल नर्वस सिस्टम को एस्टिमेट करके दे विल बी डू 3-4 थिंग हियर। फर्स्ट थिंग रिलीज करेगा आपके एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन को, जो हीमोस्टेसिस को मेंटेन करने का ट्राई करेगा। उसमें होने वाला पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन, जो आपकी जितनी भी पेरिफेरल वेसल्स हैं वो सबको कंस्ट्रिक्ट कर देगा। तो जितना भी ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर्ली हो पाएगा, तो बीपी आपका कुछ टाइम के लिए अप होगा। ठीक है, बिकॉज जब तक आपका बॉडी में कंपनसेशन मैकेनिज्म प्रॉपर चल रहा है तो वो आपकी बॉडी के अंदर बीपी को अप करेगा। फिर नीचे क्या होगा, जब आपकी कोरोनरी आर्टरी और सेरेब्रल आर्टरी को डायलेट कर देगा बिकॉज ऑफ हेल्प ऑफ द स्टिमुलेट द बीटा एड्रेनर्जिक फाइबर्स। बिकॉज ऑफ एड्रेनर्जिक फाइबर क्या करेंगे, आपके ट्राई करेंगे किसी भी हालत में प्रॉपर ब्लड सप्लाई ब्रेन और हार्ट में हो। अगर विद इन अ फ्यू मिनट में अगर आपके ब्रेन हार्ट सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं हो पाई तो वो आपके ब्रेन को या हार्ट को डैमेज कर सकता है। सो प्रिवेंशन के हिसाब से बॉडी आपके उसके लिए ये एक्शन लेगा। थर्ड थिंग, वो किडनी को बोलेगा विल बी रीअब्सॉर्ब द सोडियम एंड वाटर। सो उसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या होगा, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। हमने क्या पढ़ा था इनिशियल स्टेट में कि आपकी बॉडी में कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, और अभी जब आपकी बॉडी का कंपल्सरी स्टेज चालू हो गया अर्ली स्टेज, तो कुछ टाइम के लिए आपकी बॉडी में कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। तब तक आप पेशेंट को रिकवर कर सकते हो, आप यू कैन हैव टाइम टू डू रिकवरी। ओके, नाउ थर्ड स्टेज, आपकी कंपल्सरी स्टेज फेल हो गई, बहुत टाइम तक इसने रिलीज किया बट आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, तो जब तक आपकी कंपल्सरी इनइफेक्टिव हो गई,
So when will be ineffective or mechanism of the compulsory mechanism or early stage, तब क्या होता है impaired perfusion, मतलब obviously हमने बात की थी हमारा व्हाट इज शॉक हाइपोपरफ्यूजन। ओके, सो आपकी बॉडी ने रिएक्ट किया फर्स्ट कि कार्डियो आउटपुट डिक्रीज कर दिया, हार्ट का काम कम कर दिया, फिर बॉडी ने इसको अर्ली स्टेज पे ट्राई किया कि कुछ ना कुछ करके हम इसको नॉर्मल लाते हैं, तो बॉडी ने 3-4 चीज करके कार्डियो आउटपुट बढ़ाया, बट तब तक भी आपने कुछ किया नहीं, आपने ट्रीटमेंट नहीं किया, तो क्या करेगा वो प्रोग्रेस स्टेज पे चला जाएगा जहां पर आपकी बॉडी में इरिवर्सिबल मतलब सॉरी इंपेयर्ड परफ्यूजन रिजल्ट, मतलब आपकी बॉडी में जो परफ्यूजन है सेल और टिश्यू का लेस हो जाएगा। तो आपकी सेल और टिश्यू को क्या हो रहा है O2 सप्लाई नहीं मिल रहा है, मतलब बॉडी को ब्लड सेल और टिश्यू को ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही, तो क्या करेगा एनारोबिक मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर हाइपोक्सिया, मतलब क्या है आपकी बॉडी इन एब्सेंस ऑफ O2 की एब्सेंस में मेटाबॉलिज्म करेंगे, O2 की एब्सेंस में सेल की जो भी रिक्वायर्ड सेल है उसको ट्राई करेंगे। सी इमेजिन वी हैव 30 फूड पार्टिकल एंड 60 पीपल वांट टू ईट, तो क्या करेंगे जो 30 जो पावरफुल है वो लोग ले लेंगे, 30 को नहीं मिल पाएगा। सेम थिंग आपकी बॉडी में O2 सप्लाई मतलब कार्डियो ब्लड सप्लाई कम है तो प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है, तो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होके जो इन एब्सेंस ऑफ O2 और आपकी बॉडी के सेल को डैमेज करके जितना भी रिक्वायरमेंट है उसको यूज कर लेगा। नेक्स्ट क्या होगा सेलुलर हाइपोक्सिया, उसकी वजह से क्या होगा आपके कुछ सेल को हाइपोक्सिया, कुछ सेल को O2 सप्लाई नहीं मिल पा रहा बिकॉज रिक्वायर 100 का था और मिल रहा है 50 है, तो उस सबसे बॉडी ट्राई टू रिएक्ट करेगी। फिर क्या होगा रीनल इस्चेमिया, सडनली हमने बात किडनी की क्यों की, क्योंकि आपने किडनी को सडनली काम करने के लिए बोल दिया था कि आप सोडियम वाटर को रीअब्सॉर्ब करना चालू कर दो, बट किडनी को भी ब्लड सप्लाई चाहिए बिकॉज आपके शॉक की वजह से आपने कुछ ट्रीटमेंट नहीं कर पाए, तो क्या करेगा बॉडी सबसे पहले अफेक्ट करेगी किडनी में, तो किडनी में क्या करेगा वो स्टिमुलेट करेगा रेनिन को स्टिमुलेट करेगा एंजियोटेंसिन को स्टिमुलेट करेगा एल्डोस्टेरोन को। ये पैथोलॉजी किसकी है हमारी हाइपरटेंशन की, हाइपरटेंशन में ये हमारी पैथोलॉजी है जो बात करेंगे कार्डियक के अंदर। ओके, सो अगर पेशेंट के अंदर ये होगा तो क्या करेगा हाइपरटेंशन हो जाएगा, हाइपरटेंशन की वजह से कुछ टाइम के लिए आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर थोड़ा मेंटेन रहेगा। सी कंपल्सन मैकेनिज्म फेल होने के बाद भी किडनी की वजह से कुछ टाइम के लिए बीपी आपका मेंटेन कर पाता है फॉर फ्यू मिनट, बट अगर एग्जांपल आपका बीपी पहले यहाँ पर 140/90 था तो यहाँ पर 130/70 हो जाएगा, इतना कम तो होगा बट कुछ टाइम के लिए मेंटेन होगा। ओके, अगर आपकी बॉडी में आपका प्रोग्रेस स्टेज भी फेल हो गया उसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया तो इरिवर्सिबल, नाम ही इरिवर्सिबल, मतलब आपकी बॉडी में जो भी रिएक्शन हो चुकी है उसको आप वापस ठीक नहीं कर पाओगे, मतलब कोरोनरी और सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन, वो ब्लड फ्लो आपका जो क्रम था, जो आपका हाइपोपरफ्यूजन था, वो भी आपके हार्ट में और ब्रेन में भी अफेक्ट कर चुका है। और हम जानते हैं एक बार ब्रेन में अफेक्ट कर दिया तो ब्रेन विल बी इरिवर्सिबल डैमेज, एक बार ब्रेन में डैमेज होने के बाद हम ब्रेन को वापस ठीक नहीं कर सकते, सो ये इरिवर्सिबल, एक बार डैमेज होने के बाद वापस डैमेज नहीं कर पाएगा। सो पहले आपका ब्रेन डैमेज करेगा, फिर हार्ट डैमेज करेगा और धीरे धीरे आपके सारे बॉडी के ऑर्गन डैमेज कर देंगे, उसको बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम फेल, MODS। ओके, सो दे आर मेनली 4 स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है इनिशियल स्टेज में बॉडी सडनली हाइपोपरफ्यूजन, अगर बॉडी में आपका ब्लड फ्लो और परफ्यूजन दोनों कम है उसको बोलेंगे हाइपोपरफ्यूजन और उसको बोलेंगे हम शॉक, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा स्टिमुलेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, जब आपका बॉडी सिंपैथेटिक स्टिमुलेट करेगा तो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन क्या करेंगे हीमोस्टेसिस करने का ट्राई करेंगे, और विथ हेल्प क्या किसकी वजह से होगा पेरिफेरल वेसल कंस्ट्रिक्शन, आपकी जितनी भी पेरिफेरल आर्टरीज हैं उसमें वेसल कंस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी। नेक्स्ट क्या है फिर आपकी बॉडी में जो कोरोनरी सेरेब्रल आर्टरी को डायलेट करेंगी तो कम से कम वहां पर तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो जाए, बिकॉज हम ट्राई करेंगे कि आपके कोरोनरी सेरेब्रल आर्टरी को प्रॉपर्ली ब्लड मिले, अदरवाइज दे हैव अ चांस ऑफ परमानेंट डैमेज। फिर किडनी को बोलेगा कि रीअब्सॉर्ब वाटर एंड सोडियम, तो आपका कार्डियक आउटपुट मेंटेन रहेगा, तो ये 3-4 चीजों से आपका कार्डियक आउटपुट मेंटेन रहेगा, तो बीपी विल बी मेंटेन। फिर अगर आपका कंपल्सरी स्टेज या अर्ली स्टेज जब फेल होती है तो बॉडी में जितनी भी एनारोबिक जितनी भी सेल हैं वो अपने आप को इन एब्सेंस ऑफ O2 को मेटाबॉलिज्म करना ट्राई कर देती हैं और उससे क्या होता है थोड़ा हाइपोक्सिया होता है। ओके, और नेक्स्ट क्या है आपके अगर किडनी को भी अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा तो किडनी आल्सो डैमेज, तो वो क्या करेगा रेनिन को स्टिमुलेट करेगा, एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन, और वो क्या करेगा वेसोकंस्ट्रिक्शन, मतलब आपके जो हमने पढ़ा था यहाँ पर पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन की बात की थी ना, पर सेम थिंग वो यहाँ पर भी हो रहा है बट फॉर फ्यू टाइम, बिकॉज जितनी पास किडनी पास टाइम है उतना कर पाएगा बट लॉन्ग डोज में कर नहीं पाएगा, तो
थोड़ा ब्लड सप्लाई कुछ टाइम के लिए मेंटेन रहेगा। बट अब भी आपने प्रोग्रेसिव स्टेज में भी ट्रीटमेंट नहीं किया तो क्या होगा, आपके जो कोरोनरी आर्टरीज हैं और सेवरल टिश्यू आर्टरीज हैं वहां पर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो आपके उस टिश्यू को परफ्यूट कर देगा और आपका बॉडी जाके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कर सकता है। तो ये हमारे मेनली 4 स्टेज ऑफ द शॉक हैं। आई होप क्लियर दिस थिंग्स। नेक्स्ट बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ शॉक। उसके मैक्सिमम 6 टाइप्स: कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक, सेप्टिक शॉक, हाइपोडायनेमिक शॉक, एनाफिलेक्टिक शॉक एंड न्यूरोजेनिक शॉक। तो ये आपके कुछ शॉक के टाइप्स हैं। कार्डियोजेनिक शॉक, नेम समझ में आ रहा है, कार्डियोजेनिक मतलब आपकी बॉडी में कुछ कार्डियक फंक्शन का अबनॉर्मलिटीज है। हाइपोवोलेमिक शॉक मतलब वॉल्यूम, मतलब कुछ वॉल्यूम आपकी बॉडी में अबनॉर्मल इसलिए हो रहा है। फिर सेप्टिक शॉक, सेप्टिक वी नो सेप्सिस, तो इज रिलेटेड टू सेप्सिस, तो इन्फेक्शन है। हाइपोडायनेमिक मतलब आपका बोलते हैं डायनेमिक विल बी इन योर बॉडी, तो कुछ डायनेमिक प्रेशर अबनॉर्मल हो गया बिकॉज ऑफ पल्स प्रेशर कुछ अबनॉर्मल है। एनाफिलेक्टिक आपकी बॉडी में कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो गई है, मे बी मॉस्किटो बाइट और कुछ ड्रग्स और समथिंग विल बी हैव एलर्जी रिएक्शन। न्यूरोजेनिक मींस समझ आता है कि न्यूरो मींस नर्वस सिस्टम रिलेटेड है, तो ये आपका नर्वस सिस्टम होगा। विल गो बाय वन। पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। फर्स्ट शॉक है हमारा कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक क्या है? इज अ रिजल्ट फ्रॉम द इम्पेयरमेंट ऑफ द फेलियर ऑफ द मायोकार्डियम, मतलब आपकी बॉडी में जो भी मायोकार्डियम है, मतलब हार्ट मसल है, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही, इसलिए चांसेस है कार्डियोजेनिक शॉक। बट डोंट बी कंफ्यूज, ये सेम थिंग इच्छे भी होता है, इच्छे में भी पेशेंट को कार्डियोजेनिक शॉक होता है। सी शॉक में फील कंफ्यूज, शॉक सिंपल थिंग क्या होता है, जब आपकी बॉडी में शॉक हो रहा है तो क्या होगा, हाइपो परफ्यूजन। हाइपो परफ्यूजन हुआ तो हाइपो परफ्यूजन ट्रीटमेंट नहीं किया तो बॉडी क्या करेगा, इच्छीमिया करेगा। इच्छीमिया करेगा, आपने इच्छीमिया ट्रीटमेंट नहीं किया तो क्या करेगा, नेक्रोसिस। तो ये सेम डिफरेंट हमारा डिसकंडीशन है जो बात की थी हमने। लाइक एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है हमारा, एंजाइना पेक्टोरिस में होता है इच्छीमिया होता है, देन आपने ट्रीटमेंट उसको नहीं किया तो क्या होगा, आपका एमआई होगा। सो अगर आपकी पेशेंट में हाइपो परफ्यूजन हो रहा है, फर्स्ट बॉडी ने बोला आपकी बॉडी में हाइपो परफ्यूजन हो रहा है तो आपको ट्रीटमेंट करना है, फिर आपने ट्रीटमेंट नहीं किया तो बॉडी में एंजाइना पेक्टोरिस करेगा, कार्डियक की बात कर रहा हूं, और फिर आपने ट्रीटमेंट नहीं किया तो क्या करेगा, एमआई करेगा। तो अगर आपकी बॉडी में बिकॉज ऑफ एनी रीजन ऑफ द आपकी जो मायोकार्डियम मसल है हार्ट की, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती हैं तो वो कार्डियोजेनिक शॉक ही करेगा। नेक्स्ट थिंग आपका हाइपोवोलेमिक शॉक is state of resulting from the decreased intravascular volume due to the fluid loss। so यहाँ पर बात की जा रही है हाइपोवोलेमिक, ना नेम समझ बता रहा है आपका, हाइपोवोलेमिक मतलब वॉल्यूम का कुछ प्रॉब्लम है। तो आपके जो इंट्रावेस्कुलर पार्ट है उसके अंदर, इंट्रावेस्कुलर के अंदर वॉल्यूम कुछ लॉस हो चुका है, मे बी फ्लूइड लॉस हुआ हो या कुछ और रीजन भी हो सकता है, उसकी वजह से आपकी बॉडी में जो वॉल्यूम है वो प्रॉपर नहीं है। नाउ वॉल्यूम की बात करते हैं तो नॉर्मली 5 से 6 लीटर ब्लड आपको बॉडी में चाहिए, 5 से 6 लीटर बॉडी में ब्लड चाहिए, तो डिपेंड करता है कि कितना वॉल्यूम लॉस हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट थिंग हमारा है सेप्टिक शॉक इज रिजल्टिंग फ्रॉम द ओवरवेल ऑफ द मीनिंग इन्फेक्शन। इन्फेक्शन हुआ बॉडी के अंदर, पॉजिटिव द रिलेटिव ऑफ द हाइपोवोलेमिया, मे बी हाइपोवोलेमिया से हुआ हो बिकॉज ऑफ एनी रीजन इन्फेक्शन हुआ, मे बी एनी बाइट, एनी ड्रग्स, कुछ भी हुआ उसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है न्यूरोजेनिक, यानी लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन बिकॉज ऑफ इन अ बॉडी कैन रिलेट टू द हाइपोवोलेमिक। तो आपकी बॉडी में अगर किसी भी वजह से क्या हुआ हो, आपका सिंपैथेटिक सिस्टम लॉस हो चुका है, जो नर्वस सिस्टम उसका काम करना बंद कर दिया हो, तब होगा। बिकॉज हमने बात की थी शॉक के इनिशियल स्टेज, सेकेंड स्टेज में आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो रहा है, अगर वही लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, न्यूरोजेनिक शॉक होने के चांसेस हैं। एनाफिलेक्टिक शॉक आपकी बॉडी में कोई सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो चुका है तब भी ये कर सकता है, बिकॉज दिस क्या करेगा, आपकी बॉडी में सिस्टमेटिक वेसोडाइलेशन करेगा और फ्यूचर में हाइपोवोलेमिया कर सकता है। सो जिससे आपके बॉडी में एलर्जी रिएक्शन हुई वो आपके सारी सिस्टमेटिक सिस्टम में जितने भी वेसल को डायलेट कर देगा, और वो सडन डायलेट करने के बाद क्या होगा, बिकॉज विल बी हाइपोवोलेमिया और विल बी कैन कॉज डिक्रीज बीपी। विल गो वन बाय वन। फर्स्ट बात करेंगे हम हाइपोवोलेमिक शॉक की। नाउ व्हाट इज हाइपोवोलेमिक शॉक? नेम इज अ वॉल्यूम, सो वी कैन अंडरस्टैंड हियर कि आपकी बॉडी में वॉल्यूम है वो थोड़ा अबनॉर्मल है। नाउ क्यों वॉल्यूम अबनॉर्मल, क्या क्यों हो सकता है? वॉल्यूम अबनॉर्मल होने की रीजन क्या है, आपकी बॉडी में डिक्रीज बीपी डिक्रीज होता भी हमको लगेगा कि वॉल्यूम लेस है, तो वॉल्यूम लेस उसके डिक्रीज बीपी के दो या टू रीजन।
ये तो फर्स्ट रीजन आपका है कार्डियक आउटपुट आपके बॉडी में कम हो जाए, या आपके बॉडी में सिस्टमेटिक वेस्कुलर जो है रेजिस्टेंस है वो लो हो जाए। इसका मीनिंग क्या है, हमारी बॉडी में जो वेसल होती हैं उसके अंदर कुछ प्रेशर से ब्लड जाता है। ओके, अगर ये आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस है वो अगर आपका प्रॉपर है तो बीपी मेंटेन रहेगा। अगर आपकी बॉडी में वेसल डायलेट हो चुकी हैं तो क्या होगा, ये प्रॉपरली फ्लो मतलब रेजिस्टेंस नहीं है तो ऑल फ्लो जितना भी फ्लो है वो फास्ट हो जाएगा तो बीपी ठीक हो जाएगी। सी आपके बॉडी में वॉल्यूम भी नॉर्मल है और जो आपके बॉडी में रेजिस्टेंस है, जो आपकी बॉडी में वेसल्स हैं उसका कुछ पावर होता है, जैसे कि इतना ही सप्लाई कर पाएगा बिकॉज इतना ही उसका विस्कोसिटी और इतना इसका डायमीटर उसका इतना ही है। तो उसका डायमीटर बढ़ जाए वेसल्स का तो भी आपका बीपी लो करेगा बिकॉज अगर आपकी बॉडी में वेसो डायलेशन हो चुकी हो तो। ओके, सो ये भी आपको याद रखना कि ओनली एक कार्डियक आउटपुट रीजन नहीं है, अगर आपका वेसल डायलेट हो चुकी है तो भी एक चांसेस है। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज क्या होगा, अगर आपकी हार्ट रेट कम हो जाए या फिर आपकी बॉडी में स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाए, ये दो रीजन है जहां पर आपकी चांस है कि आपका कार्डियक आउटपुट कम हो जाए। सो ये हमारा हाइपोवोलेमिक शॉक का एक ब्लूप्रिंट है कि क्या प्रॉपर हो सकता है। तो बीपी डिक्रीज हो जाएगी इसकी वजह से होता है। तो उसके दो रीजन है, एक तो कार्डियो आउटपुट कम हो जाए, दूसरा जो आपका बॉडी में सिस्टमेटिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो भी लो हो जाए। आई होप क्लियर दिस थिंग। नाउ क्या क्या कॉजेज हैं आपकी बॉडी में जो हाइपोवोलेमिक शॉक है उसके क्या कॉज है। पहले बात करेंगे ब्लड लॉस की, फिर बात करेंगे नॉन ब्लड फ्लूइड लॉस। ब्लड लॉस में क्या है हमारा, फर्स्ट बात की हमने जीआई ब्लीडिंग। हम बोलते हैं जीआई ब्लीड से क्या हो जाएगा, जीआई ब्लीड के अंदर ही इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर आपके बॉडी में ज्यादा ही ब्लीडिंग हो रही है, मे बी इंटरनल ब्लीडिंग, सी जो ब्लीडिंग हमको बाहर दिखती है वो चलता है, बट जो दिखती नहीं है वो भी प्रॉब्लम ज्यादा करती है। सो जीआई ब्लीडिंग अगर इनसाइड है, मे बी पेप्टिक अल्सर, अगर हमारा पेप्टिक अल्सर के अंदर पेशेंट में पेप्टिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के अंदर अगर ड्यूरल अल्सर है तो विच आर नॉट एबल टू विजुलाइज, वो हमको क्या करेगा, मलिना करेगा। सो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पेशेंट है जीआई ब्लीडिंग, सो विच टाइप ऑफ शॉक कैन बी अकर। तो रिमेंबर वो क्या कर सकता है, कैन बी कॉज हाइपोवोलेमिक शॉक। अगर पेशेंट के अंदर पेप्टिक अल्सर के अंदर ड्यूरल अल्सर है तो वो क्या करेगा, मलिना करेगा। सो ब्लड इन द स्टूल, क्वेश्चन आता है व्हाट इज मलिना, ब्लड इन स्टूल, मतलब आपको मलिना मतलब स्टूल इन द ब्लड दिख रहा है तो एक जीआई ब्लीडिंग आपका कॉज है। मतलब क्यों, क्योंकि ब्लड लॉस हो गया है तो वॉल्यूम अबनॉर्मल हो गई है। देन abdominal aortic रप्चर, आपके जो abdominal जो aortic रप्चर हो जाए, मतलब abdominal के आपका abdominal के पास में एनी रप्चर हो जाए या फिर aortic रप्चर हो जाए, यू नो aorta will be a big surface area, तो उस टाइम पे भी बिकॉज ब्लड वेसल फ्लो आपका डैमेज हो जाएगा तो ज्यादा ही ब्लड लॉस हो जाएगा, तो वो भी एक चांसेस है आपके ब्लड लॉस के अंदर। ट्रोमा, नाउ एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि व्हेन अ पेशेंट हैव एनी इंजरी, कि एक पेशेंट के इंजरी है, एग्जांपल पेशेंट हैव अ फीमर फ्रैक्चर, femur fracture, and what will be the shock type, hypovolemia, cardiogenic, septic, neurogenic। तो remember first इसका ट्रोमा है और डैमेज किया है किसको, फीमर को। फीमर डैमेज करेगा मतलब फीमर के पास क्या है, फीमोरल आर्टरी है, तो क्या करेगा, चांस है कि आपकी फीमोरल आर्टरी से ब्लड लॉस हो, इंटरनल ब्लीडिंग हो और वो हाइपोवोलेमिक शॉक कर सकता है। क्वेश्चन घूम फिर के आएगा बट यू टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट। तो ट्रोमा एक भी रीजन है कि आपकी बॉडी में ब्लड लॉस करें। थर्ड थिंग है पीपीएच। पीपीएच क्या है, पोस्टमार्टम हेमरेज। ना आपको बताना चाहिए पोस्टमार्टम हेमरेज क्या है, आपकी बॉडी में 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो जाए आफ्टर 24 आवर, ओके, उसको बोलेंगे हम पीपीएच। नेक्स्ट इज हिमोप्टेसिस। हिमोप्टेसिस आई टोल्ड यू पेप्टिक अल्सर में होता है, व्हेन हैव अल्सर इन द स्टमक, दैट टाइम हैव चांसेस, ओके। तो हिमोप्टेसिस भी ब्लड लॉस की वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक कर सकता है। तो ये हमारे में देयर आर फ्यू कॉजेस ऑफ द हाइपोवोलेमिक शॉक। अब आप बात करेंगे नॉन हाइपोवोलेमिक शॉक की। नॉन हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या है, फर्स्ट है थर्ड डिग्री बर्न। नाउ थर्ड डिग्री बर्न में क्या होता है पेशेंट के अंदर, थर्ड डिग्री बर्न के अंदर पेशेंट के अंदर कॉज क्या करते हैं, दे विल बी रिलेटेड टू डैमेज योर बॉडी फ्लूइड, बिकॉज हमने बर्न के अंदर बात पता है हमको कि बर्न के अंदर आपकी जितने भी सेल टिश्यू हैं, सेल हैं, जितनी भी वो डैमेज हो जाएगी। हमने थर्ड डिग्री मतलब आपका एपिडर्मिस डर्मिस और इन्वॉल्व हो चुकी है, मतलब बहुत ज्यादा डीपली इंजर हो चुका है, तो बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस हो चुका है। तो उस टाइम पे एक नॉन ब्लड फ्लूइड लॉस, पेशेंट का ब्लड लॉस तो नहीं है पर साथ में फ्लूइड लॉस हो चुका है।
ओके, तो हम बात कर रहे थे ब्लड लॉस की। ब्लड लॉस में अगर जीआई ब्लड लॉस हो, एब्डोमिनल आयोटिक रप्चर हो, ट्रोमा हो, और इसके अलावा क्या हो, आपकी बॉडी में कुछ आर्टरियां भी डैमेज कर सकती हैं, जो एग्जाम फीमोरल आर्टरी हैं, ट्रोमा हो तब उस टाइम पे फीमोरल आर्टरी है। देन पीपीएच आफ्टर 24 आवर के अंदर आपका 500 ml ब्लड लॉस हो जाए, हेमोप्टाइसिस हो जाए। फिर हम बात कर रहे हैं नॉन ब्लड फ्लूइड लॉस में 3rd डिग्री बर्न। ओके, बिकॉज स्किन की जितनी भी लेयर है, एपिडर्मिस, डर्मिस, और वो लेयर आर डैमेज, सो उसमें पूरा बॉडी का फ्लूइड लॉस हो जाता है, तो विल बी 3rd डिग्री बर्न। फिर है वोमिटिंग एंड डायरिया। वोमिटिंग डायरिया भी ज्यादा हो जाए, वोमिटिंग डायरिया विल बी मोर, तो क्या करेगा, वो करेगा डिहाइड्रेशन, सो वी कैन लीड टू डिहाइड्रेशन, सो दिस आल्सो वन रीजन। ओके, सो आपके ब्लड लॉस तो नहीं हुआ है, बट बहुत ज्यादा फ्लूइड निकल गया, तो वो क्या होगा, हाइपोवोलेमिया। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या है, बाइल ऑब्स्ट्रक्शन। बाइल ऑब्स्ट्रक्शन आल्सो, नाउ आई विल थिंक कि बाइल ऑब्स्ट्रक्शन कैसे करेगा, बिकॉज वो क्या करेगा, जितना वॉल्यूम बॉडी में जाना चाहिए वो प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो वॉल्यूम की वजह से भी वॉल्यूम प्रॉपर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है वॉल्यूम को जाने के लिए, तो भी क्या होगा, हाइपोवोलेमिक। देन डीके, नाउ डीके आई होप आपको पता होगा, डायबिटीज मेलाइटस या डायबिटीज के अंदर जब इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीके। नाउ व्हाट इज डायबिटीज हियर, डायबिटीज मींस आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ गया है और सेल के अंदर ग्लूकोज कम है, सो इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल इन द आवर ब्लड, दिस विल बी कॉल्ड डायबिटीज। ओके, अगर डायबिटीज पेशेंट में है, अगर आपको ट्रीटमेंट नहीं किया है, तो क्या करेगा, आपकी जो खुद की बॉडी है, जो हमने बात की थी ना एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में, सेम थिंग आपकी खुद की बॉडी डैमेज करेंगी, खुद की बॉडी ट्राई करेंगी डैमेज करने के लिए, बिकॉज उनको ग्लूकोज चाहिए, तो उसकी वजह से क्या होगा, लैक्टिक उसकी डैमेज की वजह से बॉडी में क्या बनेगा, कीटोन बॉडी बनेगी, तो डायबिटिक की वजह से कीटोन बना, और कीटोन वजह से क्या बनेगा, एसिड बनेगा। कीटोन क्या होता है, एसिडिक नेचर में होता है, तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ओके, वन सेकेंड बोल देता हूं मैं, डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। तो अगर आपका पेशेंट में ब्लड शुगर लेवल लॉन्ग लास्टिंग बढ़ गया है और आपने ट्रीटमेंट नहीं किया है, तो डायबिटीज पेशेंट में सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, तो खुद की बॉडी से खुद की सेल को डैमेज करना ट्राई कर देंगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, डायबिटीज की वजह से कीटोन बॉडी बनेगी, डायबिटीज की वजह से आपकी बॉडी डैमेज के बाद कीटोन बॉडी बनेगी, और कीटोन बॉडी क्या करेगा, एसिड करेगा, तो क्या करेगा, डायबिटीज कीटोन एसिडोसिस। नाउ नॉर्मल कीटोन कितने होते हैं, लेस देन 10, क्वेश्चन एग्जाम में आता है कभी, याद रखना, नॉर्मल लेस देन 10 आपकी बॉडी में कीटोन होते हैं। ओके, उसकी ज्यादा हो गया तो समझ जाओ पेशेंट को अंदर बॉडी में कीटोन बढ़ गया है, सो विल बी हैव अ चांस ऑफ कीटोन बॉडी इंक्रीज, सो बेबी किसी वजह से बॉडी में कीटोन बढ़ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग, इंक्रीज डायबिटिक में क्या होने वाला है, बिकॉज ऑफ आपकी बॉडी में शुगर बढ़ चुका है, हमने बात की है, शुगर बढ़ेगा तो सिम्टम क्या है हमारे डायबिटीज के, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, सो इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, तो क्या करेगा, आपकी बॉडी में वाटर को भी बढ़ा देगा और बॉडी में आउटपुट को भी बढ़ा देगा, क्योंकि आपने वाटर बढ़ा दिया है तो आउटपुट बढ़ा देगा। तो सिंपल थिंग सोचो, डायबिटीज भी एक शॉक का एक रीजन है, तो आप क्वेश्चन आ सकता है कि डीके कैन कॉज विच शॉक, तो रिमेंबर can cause hypovolemic shock. Okay, so diabetic ketoacidosis can lead to one shock. So remember how, because ketone acidosis कैसे क्या करेगा, बॉडी में वाटर को बढ़ा देगा, वाटर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली किडनी का काम बढ़ जाएगा, तो किडनी क्या करेगा, ज्यादा आउटपुट निकाल देगा, सो वॉल्यूम कम हो जाएगा, सो विल कॉज डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ओके, सो ये हमारे हाइपोवोलेमिक शॉक के कुछ कोजेस हैं। नाउ क्या होता है हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर, जब सिंपल थिंग आपकी बॉडी में ये सब वजह से आपका बॉडी कुछ टाइम के लिए, सब क्वेश्चन एग्जाम में आए कि एक पेशेंट है, वो इंजुरी, पेशेंट को इंजुरी है और पेशेंट आया बॉडी इमरजेंसी वार्ड में, उसका बीपी एलिवेटेड है और बाद में उसका बीपी कम हो चुका है, तो क्या होता है, रिमेंबर हमने बात की थी अर्ली स्टेज की या फिर कंपल्सरी स्टेज की, तो आपकी बॉडी में जब कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा एनी शॉक के अंदर, तो बॉडी ट्राई करेगी रिएक्ट के लिए, तो उसमें क्या होगा, आपकी बॉडी में जो है बेरोरिसेप्टर है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे जब सडनली वॉल्यूम कम हुआ है तब, सो क्या करेंगे, आपके बॉडी में स्टिमुलेट करेंगे मेडुला को, मेडुला को स्टिमुलेट करेंगे, और मेडुला क्या करेगा, आपके बॉडी में जो स्मूथ मसल है, जो भी स्मूथ मसल है उसको एक्टिव करेगा, और स्मूथ मसल क्या करेंगे, जितने भी वेसल्स हैं उसको करेंगे कंस्ट्रिक्ट, मतलब सबको एक साथ में कंस्ट्रिक्ट करेगा, सो क्या करेंगे,
सिस्टमेटिक बीपी इंक्रीज, आपका बॉडी में सिस्टमेटिक बीपी आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। सो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एक देयर वन पेशेंट हु हैव केम विद इंजरी, एक इंजरीज आया, उसका बीपी पहले बढ़ गया, आफ्टर फ्यू मिनट बीपी डाउन हो गया, तो क्या है, तो याद रखना वो हाइपोवोलेमिक शॉक की है। बट आपकी बॉडी में जब कंपल्सरी रिएक्शन या फिर अर्ली स्टेज हुई थी, तब बॉडी ने इस मैकेनिज्म की वजह से ट्राई किया कि बीपी को कुछ टाइम मेंटेन किया जाए। ओके, सो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि पेशेंट के अंदर बीपी पहले बढ़ा और बाद में घट गया। ओके, नाउ क्या क्या साइन एंड सिम्टम है हाइपोवोलेमिक शॉक के? सडनली कार्डियक आउटपुट लेस हो जाए, सडनली आपकी बॉडी में बीपी बढ़ के फिर कम हो जाए, बीपी बढ़ के फिर कम हो जाए, फिर आपकी बॉडी में हार्ट रेट, जो भी हार्ट रेट वो भी बढ़ जाए, तो वो भी एक रीजन है आपका साइन सिम्टम है। ओके, नेक्स्ट थिंग, उसके अलावा क्या है, अगर आपकी बॉडी में हाइपोक्सिया या हाइपोटेंशन जो बात की हमने, वो एक रीजन है। नाउ ट्रीटमेंट क्या है, हाइपोटेंशन में ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ऑब्वियसली फ्लूइड लॉस है तो हमें क्या देना पड़ेगा, फ्लूइड देना पड़ेगा। अभी कितना फ्लूइड लॉस हुआ इस पे डिपेंड करेगा कि स्टेरॉइड देना है कि कोलोइड देना, बट वी डोंट नीड टू गिव फ्लूइड थेरेपी। ओके, सो हमने बात की हाइपोवोलेमिक शॉक की। हाइपोवोलेमिक शॉक होता क्या है, बीपी डिक्रीज हो जाती है, पहले बीपी इंक्रीज होगी बाद में डिक्रीज होगी, या दो रीजन है, या तो आपकी बॉडी में कार्डियक आउटपुट का प्रॉब्लम हो गया हो, या फिर आपकी बॉडी में वेस्कुलर रेजिस्टेंस लो हो चुका हो। ये हमने कोजेस की बात की, ब्लड लॉस या फिर नॉन ब्लड लॉस की बात की। रिमेंबर डीके और थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है। ओके, ये हमने बात की कि कंपल्सरी मैकेनिज्म किससे सप्लाई होता है, और हमने बात किया कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, फ्लूइड थेरेपी। ये हमारा हुआ हाइपोवोलेमिक शॉक। नेक्स्ट बात करेंगे हम उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। हाइपोवोलेमिक शॉक की क्लासिफिकेशन क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। अगर आपकी बॉडी में ब्लड लॉस ऑफ 15% हो चुका हो, ओके, अप टू 15% ब्लड लॉस हुआ हो, तो वो है क्लास 1 हाइपोवोलेमिक शॉक। उसमें क्या होगा, सिम्टम क्या होंगे, पेल कलर स्किन, इंक्रीज पल्स रेट, एंड आपका जो कैपिलरी रिफिल टाइम है वो लेस देन 2 सेकेंड होगा। अब बीपी चेंजेस कुछ भी नहीं होगा क्योंकि 15 लीटर ब्लड लॉस ज्यादा लॉस नहीं हुआ है। अगर आपके 15 to 30% लॉस है तो पेल स्किन तो रहने वाली है, बट साथ में स्किन आपकी कूल और कामी भी हो जाएगी, आपकी स्किन थोड़ी कोल्ड हो जाएगी। ओके, और कैपिलरी टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा, मोर देन 2 सेकेंड, और आपके ब्रीदिंग को भी अफेक्ट करेगा और बीपी थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है। रिमेंबर 15% के अंदर कोई बीपी चेंज नहीं होता है। एग्जाम क्वेश्चन आता है, पेशेंट है क्लास 2 हाइपोवोलेमिक शॉक, सो व्हाट आर सिम्टम विल बी हियर। ओके, सो रिमेंबर कि ये सिम्टम है क्या है, कभी क्यों होगा, सिंपल थिंग बात है, ब्लड लॉस ज्यादा हो चुका है तो रिफिल ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही, तो रिफिल टाइम भी बढ़ जाएगा। अब बॉडी का मैकेनिज्म है तो थोड़ा सा बीपी को चेंजेस कर सकता है, बट आपकी बॉडी में 30 to 40% ब्लड वॉल्यूम लेस हो चुका है, तो ये सिम्टम के साथ में क्या सिम्टम बना ले, एंग्जाइटी भी होगी, एगिटेशन। ओके, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम्पल आता है कि एंग्जाइटी एगिटेशन आर द सिम्टम ऑफ व्हिच क्लासिफिकेशन ऑफ द शॉक, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। रिमेंबर इज क्लास 3। ओके, और आपकी बीपी सिस्टोलिक बीपी बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आता है एग्जाम में। सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज मतलब आपका जो ऊपर बीपी जो पार्ट है, वन हम बोलते हैं 120/80, तो 120 की जगह वो 140, 150 या 160, सॉरी 180 विल भी होने के चांसेस हैं। और पेशेंट है अनकोऑपरेटिव बिहेवियर, पेशेंट का बिहेवियर अनकोऑपरेटिव बिकॉज अभी आपके ब्रेन के अंदर सप्लाई होना कम हो गया है, और आपका पल्स प्रेशर पल्स रेट भी कितना हो जाएगा, 120 बीपीएम है चांसेस। ओके, और अगर मोर देन 140 हो जाए तो पल्स रेट भी मोर देन 140, और कभी कभी आपकी बॉडी में रेडियल पल्स विल बी है लॉस, आपकी बॉडी में रेडियल पल्स तो मिलेगी नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा कैरोटिड आर्टरी, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी कर सकता है, और पेशेंट का कॉन्शियस लेवल भी अफेक्ट कर देगा। सो पेशेंट अभी सेमी कॉन्शियस अभी अनकॉन्शियस, और आपका जो सिस्टोलिक बीपी है वो लेस देन 70 होने के चांसेस हैं। ओके, सो सिंपल थिंग हियर, फर्स्ट में क्या हुआ था, हमने बात की 15% ब्लड लॉस है तो बॉडी में ज्यादा रिएक्शन नहीं हुई है, बिकॉज बॉडी ट्राई टू रिएक्ट, बिकॉज हमने बात की थी अर्ली स्टेज में आपकी बॉडी में सिंपल सिस्टम होता है, वो रिस्पॉन्स करके थोड़ा ट्राई करता है ठीक करने का। जब 15 to 30% होगा, बॉडी आपके कंपन मैकेनिज्म एक्टिव कर रहा है, बट कुछ टाइम पे वो फेल हो सकता है, तो कुछ सिम्टम दिखेंगे लाइक पेल कलर और पूर कलर स्किन, बट 30 to 40% है तो वो सप्लाई ब्रेन में और हार्ट में कम कर रहा है ब्लड, तो वो एंग्जाइटी एगिटेशन और इनकी सिस्टम भी कर सकता है, और पेशेंट का अनकोऑपरेटिव भी हो सकता है। और जब 40% मतलब इरिवर्सिबल, मतलब चांस है कि आपकी बॉडी में ब्रेन में और ब्लड हार्ट के अंदर सप्लाई कम हो चुका है, तो रेडियल जो आर्टरी है
वो मिलना बंद करेंगी तो हमको कैरोटिड आर्टरी से पेशेंट का पल्स देखना पड़ेगा और रेस्पिरेटरी को भी डिस्ट्रेस कर सकता है एंड आपका कॉन्शियस लेवल भी अफेक्ट करेगा और बीपी विल बी लेस देन 70 mmHg। ओके, तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइपोवोलेमिक शॉक। अब हम बात करेंगे कार्डियोजेनिक की शॉक के बारे में। तो हमने ऑलरेडी बात की थी डेफिनेशन के अंदर कि आपके जो मायोकार्डियम है, आपकी बॉडी में जो मायोकार्डियम है वो फंक्शन नहीं कर पाए, मतलब हार्ट की मसल है वो फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके हार्ट के मसल है वो फंक्शन नहीं कर पा रहा, मतलब वो कार्डियक आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं। तो हमने बात की थी डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, ये भी एक टाइप का शॉक ही है। तो वो हमने बात की थी फर्स्ट स्टेज के अंदर, तो डिक्रीज कार्डियक होता है इसलिए आपका होता है। नाउ हम बात कर रहे हैं 6 मिनट के बारे में। नाउ एग्जाम क्वेश्चन आता है कि विद इन हाउ मेनी मिनट, हाउ मच मिनट, अब अगर हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिले, हार्ट के मसल को सप्लाई नहीं मिले तो चांस ऑफ डैमेज कैन कॉज नेक्रोसिस, वो है कि इसका आंसर क्या है 6 मिनट। ओके, क्वेश्चन एग्जाम में आता है within how much minute we require heart muscle need proper O2 supply, so कितना टाइम उसका 6 मिनट। ओके, if supply coronary artery is not proper can lead to atherosclerosis। मेन आपका बॉडी में क्यों होता है आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। आर्थ्रोस मतलब क्या है, आर्थ मींस प्लेग। आपकी जो आर्टरी है, ये आपकी जो बॉडी में जो आर्टरी है उसके अंदर क्या हो गया, प्लेग फॉर्मेशन हो चुका है। ना प्लेग फॉर्मेशन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लिपिड। लिपिड मतलब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका था। ओके, नॉर्मली 200 विल बी नॉर्मल, उससे ज्यादा आपका कुछ हो गया, मे बी एलडीएल भी अफेक्ट हो चुका है, तो फिर क्या होगा, तो क्या करेगा आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, प्लेग फॉर्मेशन। ओके, सो अगर आपकी प्लेग फॉर्मेशन एक मेन रीजन है कोजिंग द अफेक्ट द हार्ट प्रॉब्लम। ओके, अब उसकी वजह से क्या होगा, आपका कार्डियक आउटपुट विल बी अफेक्ट होगा, बिकॉज स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट दोनों जब मल्टीप्लाई होंगी तो क्या काउंट, उसको क्या बोलते हैं हम, कार्डियक आउटपुट। ना व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, जितना ब्लड पंप करेगा ईच बीट में, जितना ब्लड पंप करेगा उसको बोलते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट पता जितनी बार पंप करेगा तो बोलेंगे हम हार्ट रेट। तो जितना ब्लड पंप किया और जितनी बार पंप किया दोनों मल्टीप्लाई करेंगे उसको बोलेंगे हम कार्डियक आउटपुट। जहां पर आपका 12 बार पंप किया और जितना ब्लड वॉल्यूम पंप किया दोनों मिला के काउंट करते हैं कार्डियक आउटपुट। सो अगर आप व्हाट इज कार्डियोजेनिक शॉक, सिंपल हियर, आपकी बॉडी में बिकॉज ऑफ हार्ट मसल जो है मायोकार्डियम मसल है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रही है। मे बी उसका मेन रीजन हो सकता है आर्थ्रोस्क्लेरोसिस या फिर मायोकार्डिटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मायोकार्डियम मसल, या फिर आपके अंदर मल्टीपल टाइम एमआई, मायोकार्डियम इंफार्क्शन, मल्टीपल टाइम आपके अंदर एमआई। मतलब एमआई क्या है, हमने बात की थी परफ्यूजन, आपकी बॉडी के अंदर परफ्यूजन लेस है तो क्या करेगा, फर्स्ट एचसी में करेगा, मतलब एंजाइना पेक्टोरिस करेगा, फिर भी आपने ट्रीटमेंट नहीं किया तो नेक्रोसिस करेगा, मतलब आपके अंदर एमआई हो चुका है। तो बहुत बार एमआई हुआ है वो भी चांसेस है, या फिर आपकी बॉडी में बहुत बार अरेथमिया, पीक्यूआरएसटी, जो हमारी जो आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है वो एक रीजन है, या फिर पेशेंट के अंदर कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, सीएचडी है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, ये सब मिलके आपके कार्डियोजेनिक शॉक होने के चांसेस हैं। ओके, तो क्या करेगा, आपके कार्डियक आउटपुट को अफेक्ट करेगा। आप कार्डियक आउटपुट क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई द हार्ट रेट। तो आई होप क्लियर अबाउट द कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर दो चीज होती हैं, या तो आपके बॉडी के अंदर वॉल्यूम जो है वो कम हो जाए, या आपके बॉडी के अंदर O2 जो है टिश्यू अंदर वो कम हो जाए। अब वॉल्यूम कम होने के क्या रीजन है, या तो बॉडी में बीपी कम हो चुकी हो, डिक्रीज बीपी है, ओके, या आपकी बॉडी में जो किडनी का फंक्शन रेनिन ने एक्टिव हो चुका है, रेनिन भी एक्टिव हो सकता है, या ओके, सो ये आपके वॉल्यूम लॉस होने के चांसेस तब हो सकते हैं जब आपके अंदर बीपी कम होना। बीपी कम क्या होगी, जब आपके अंदर वॉल्यूम कम है, तो हमने बात की हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर, या फिर आपके किडनी ने बहुत ही ज्यादा आउटपुट निकाल दिया हो तब। अब डिक्रीज O2 क्यों होगा, अगर आपकी बॉडी में एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, ओके, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हो चुका है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी O2 कम है, वो एक रीजन है। ओके, और उसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में क्या होगा, लैक्टिक एसिड ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा। हम बोलते हैं ना पेशेंट, कार्डियक पेशेंट में पेशेंट को चेस्ट पेन होता है, उसका रीजन लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड क्या करता है, आपकी बॉडी में जो नर्व्स होती है उसको बोलता है स्टिमुलेट करता है, तो उसके साथ पेन होता है। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि कार्डियक के अंदर पेन क्यों होता है, सो लैक्टिक एसिड विल बी कॉजेज। सो बिकॉज ऑफ आपकी बॉडी में हार्ट मसल का प्रॉपर फंक्शन नहीं है, तो क्या करेगा, इम्बैलेंस बिटवीन O2 सप्लाई डिमांड, जितना सप्लाई होना चाहिए और जितना डिमांड है वो प्रॉपर नहीं है, इट्स नॉट प्रॉपर सप्लाई एंड डिमांड। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिज्म की वजह से आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन करेगा,
और लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन क्या करेगा, पेन करेगा, दिस विल लीड टू द पेन। ओके, सो ये हमारा कॉजेस है विच विल कॉज द पेन। ओके, तो ये हमारा हो गया कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में। ना उसकी बात करें ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट क्या होगा, व्हाट आर ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। ट्रीटमेंट इसका है ये है, जो भी इसके कॉजेस हैं जैसे हमने बात की, वो उसके अंदर एमआई है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, आर्थरोस्क्लेरोसिस है, उसको हम ट्रीटमेंट कर दे तो हम एमआई के ट्रीटमेंट करेंगे, मे बी विल गो फॉर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या फिर सीएबीजी के अंदर, या फिर हम उसके अंदर ट्रीटमेंट में अगर एंजाइना पेक्टोरिस है तो मोनार्ड थेरेपी देंगे, या ऑक्सीजन थेरेपी जो हमारा एस्पिरिन थेरेपी है जो ट्रीटमेंट करेंगे, एंड will give the drug dobutamine, amiodarone और drug will be give to the patient। okay, so ये हमारा हो गया कार्डियोजेनिक शॉक। सो कार्डियोजेनिक बात हमने क्या बात की कि आपकी बॉडी में जो मायोकार्डियम मसल है उसके अंदर ब्लड सप्लाई प्रॉपर मायोकार्डियम के अंदर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है बिकॉज वो आर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से, या फिर जो मल्टीपल कॉज के हमने बारे में बात किया। ओके, सो ये हमारा उसके बिकॉज देयर आर टू रीजन, वॉल्यूम कम हो जाए या फिर O2 कम हो जाए। वॉल्यूम कम क्यों होगा, जब बीपी कम होगा, और O2 कम क्यों होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो चुका है। ओके, वो क्या हो गया, बिकॉज इम्बैलेंस O2 सप्लाई और डिमांड। ओके, इसकी वजह से ये हो चुका है। ओके, ट्रीटमेंट क्या, जो भी आपके अंडरलाइन कॉज है उसको ट्रीटमेंट कर दो, और साइमल्टेनियसली जो सभी सिम्टम है उसको रिकवर मतलब क्या है, आपको ऑक्सीजन थेरेपी करना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आए, क्वेश्चन है कार्डियोजेनिक शॉक, तो उसका इमीडिएट मैनेजमेंट क्या है कि जो ट्रीट द डिसकंडीशन या फिर ऑक्सीजन थेरेपी। रिमेंबर, फर्स्ट थिंग आपको जो इमीडिएट सिम्टम है उसको ट्रीट करना है, तो O2 थेरेपी इज द प्रायोरिटी में O2 थेरेपी आएगा। हाँ, आपको बाद में डिजीज कंडीशन जो वजह से हुआ है उसको तो ट्रीट करना ही है, बट इमीडिएट सिम्टम जो है उसको ट्रीटमेंट आपको देना पड़ेगा। तो ये हमारा हुआ कार्डियोजेनिक शॉक। नेक्स्ट शॉक है हमारा सेप्टिक शॉक। हमने बात की सेप्सिस, जब हमारी बॉडी में सेप्सिस हो जाए, सेप्सिस इज द प्रेजेंस ऑफ इंफेक्शन एंड एक्टिवेशन ऑफ इंफ्लेमेटरी कैस्केड। जब हमारे बॉडी में सेप्सिस हो जाए, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी है सेप्सिस मींस इंफेक्शन हो जाए, तो ये अपनी बॉडी का अंदर जो इंफ्लेमेटरी है रिएक्शन मींस इंफ्लेमेटरी कैस्केड है वो एक्टिव हो जाता है, तो वो रिएक्ट करने जाता है, तो क्या करेगा, आपके कार्डियक आउटपुट को कम कर देगा। इसकी वजह से आपका कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, और वो आपको क्या करेगा, जो हमने बात की सेम थिंग कैन लीड टू द शॉक। अभी पहले हमने कार्डियो हाइपोवोलिक शॉक की बात की थी, हाँ वॉल्यूम कम था इसलिए कार्डियक आउटपुट कम हुआ। फिर हमने कार्डियोजेनिक शॉक की बात की जहां पर कार्डियक का फंक्शन कम था, ऐसे कार्डियक कम हुआ। हम बात कर रहे हैं हम सेप्टिक शॉक के अंदर, जहां पर वॉल्यूम बराबर है, आपके हार्ट का फंक्शन बराबर है, बट क्या हो गया, सेप्सिस हो चुका है, मतलब इन्फेक्शन हो चुका है। तो इन्फेक्शन से क्या हुआ है, आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन कैस्केड एक्टिव हो चुका है। क्वेश्चन आता है कि सेप्टिक शॉक में क्या होता है, तो रिमेंबर एक्टिवेशन ऑफ द इन्फ्लेमेटरी कैस्केड दे लीड टू कार्डियोजेनिक septic shock. Now, sepsis is with the persistence of hypertension and despite the fluid desaturation and resulting tissue hypoperfusion। जो हमने बात की है, टिश्यू हाइपोपर्फ्यूजन क्या होता है, शॉक का रीजन क्या है, आपकी बॉडी में ये क्या करेगा, कार्डियक आउटपुट कम कर देगा, बिकॉज अब क्या करने वाला है, आपकी बॉडी में बीपी को कम करेगा। हमने पढ़ाई था बीपी कम मतलब कार्डियक आउटपुट आल्सो भी कम, तो बीपी आल्सो विल बी लेस। ओके, बीपी कम होने से क्या करेगा, फ्लूइड विल बी रिसेशन, फ्लूइड को रिसेशन करेगा और आपकी बॉडी में हाइपोपर्फ्यूजन करेगा। तो अल्टीमेटली जहां भी आपकी बॉडी में अफेक्ट कर रहा है ब्लड प्रेशर को, वो एक चांसेस है शॉक होने के। ओके, ये हमारा हो गया सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक के कॉजेस क्या है, एनी बैक्टीरिया, एनी इन्फेक्शन, एनी सेप्सिस में भी फंगाई है, पैरासाइट है, वायरस है, और एनी अदर रीजन, और मे बी एनी ट्रॉमा, बर्न इंजुरी और पेनकियाटाइटिस। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पेशेंट है वो पेनकियाटाइटिस, सो which type of shock can be your chances? Remember, pancreatitis can lead to septic shock. Okay, so pancreatitis can lead to the septic shock. So ये हमारे कुछ causes हो गए। तो उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, ट्रीटमेंट सिम्टम क्या रहेंगे, सिम्टम रहेगा इंक्रीज WBC काउंट। यस, ऑब्वियसली जब आप CBC टेस्ट करोगे तो आपको WBC काउंट इंक्रीज मिलेगा, और साइमल्टेनियसली ये आपका ब्लड टेस्ट में हुआ, बट आपको सिम्टम क्या दिखेंगे, फीवर, पेशेंट भी है फीवर। रिमेंबर, फीवर है तो मेन सिम्टम, okay, is in the patient, and so we can now what treatment we give, हमको जो भी इसके ट्रीटमेंट के लिए हमको जो भी सिम्टम ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और साइमल्टेनियसली हमको एंटीबायोटिक या एंटी फंगल जो भी इसका इन्फेक्शन हुआ है जिसको पता करके उसका ट्रीटमेंट हमको देना पड़ेगा। दिस इज अबाउट द सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक में क्या पढ़ा, बिकॉज ऑफ सेप्सिस दे विल बी कैन लीड एक्टिवेट द इन्फ्लेमेशन कैस्केड एंड डिक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड अफेक्ट योर
blood flow means hypotension and they lead to tissue perfusion affection and lead to the shock. ये हमने कॉजेस की बात की और ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा. हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूरोजेनिक शॉक. नाउ व्हाट इज न्यूरोजेनिक शॉक? न्यूरो मींस नर्वस सिस्टम. तो आपका कॉज ट्रॉमा टू द स्पाइनल कॉर्ड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम. आपकी बॉडी में एनी ट्रॉमा हो जाए, एनी ट्रॉमा और टू द स्पाइनल कॉर्ड और सेंट्रल सिस्टम के अंदर कुछ भी इंजरी है, पेशेंट है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हेड इंजरी. क्वेश्चन एग्जाम में आए घूम फिर के पेशेंट है स्पाइनल इंजरी और हेड इंजरी. सो विच टाइप ऑफ शॉक के चांसेस? रिमेंबर विल बी हैव न्यूरोजेनिक शॉक. ओके, तो न्यूरोजेनिक शॉक होने के चांसेस हैं. सो विदाउट स्टिमुलेशन बाय सिंपल नर्वस सिस्टम द वेसल्स वॉल रिलैक्स अनकंट्रोलेबली. सी यहाँ पर एक सिंपल बात किया बिकॉज हमने बात किया है कि आपकी बॉडी इसमें सीएनए सिस्टम फेल हो चुका है. जो हमने बात की थी सेकेंड के अंदर स्टेज के अंदर, अर्ली स्टेज के अंदर जहां सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, बट यहाँ पर स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा बिकॉज अभी आपका नर्वस सिस्टम भी अफेक्ट कर चुका है. तो ये बहुत डेंजर शॉक है बिकॉज यहाँ पर पेशेंट के अंदर जो सेकंड स्टेज होती है, अर्ली स्टेज, वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाएगी. तो आपकी जो वेसल वॉल रिलैक्स अनकंट्रोलेबल, वेसल वॉल अपने आप अनकंट्रोल रिलैक्स हो जाएगी. आपने क्या बात की थी? रिमेंबर वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है इन अर्ली स्टेज, बट यहाँ पर वो हो नहीं पाएगा बिकॉज आपका सीएनएसी फेल हो चुका है. ओके, देन दिस रिजल्ट क्या करेगा? सडन डिक्रीज योर पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस लीडिंग टू द वेसोडाइलेशन एंड हाइपोटेंशन. अगर क्वेश्चन आ जाए कि सडनली पेशेंट का बीपी फॉल हुआ है, ओके, ओनली क्वेश्चन ये आ जाए कि सडनली बीपी फॉल हुआ है, तो विच टाइप ऑफ शॉक? तो ये क्या क्वेश्चन है इसका? न्यूरोजेनिक शॉक. सी डोंट बी कंफ्यूज. कंफ्यूजन क्या होता है कि रिमेंबर की बीपी फॉल मतलब हाइपोवोलेमिया. नो, नॉट हाइपोवोलेमिया. इट विल बी हैव क्या क्वेश्चन आएगा? हाइपोवोलेमिया है तो हाइपोवोलेमिया पहले बीपी आप कुछ टाइम के लिए अप होगी बिकॉज यहाँ पर आपका बीपी अप क्यों हो रहा है कि बॉडी के अंदर कंपल्सन मैकेनिज्म रिलीज हो रहा है. तो इनिशियल स्टेज पे बीपी आपका बढ़ेगा, बाद में डिक्रीज होगा. बट क्वेश्चन आ जाए कि सडनली बीपी डिक्रीज हुआ है, तो वो क्या है? न्यूरोजेनिक शॉक. बिकॉज यहाँ आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम फेल हो चुका है, जो कुछ टाइम के लिए बीपी को अप करता है, वो मतलब कार्डियो आउटपुट को बढ़ाता है, वो भी नहीं कर पाएगा. तो सडन डिक्रीज पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस लीडिंग टू वेसोडाइलेशन एंड विल बी लीड टू हाइपोटेंशन. ओके, सो ये हमारा हो गया न्यूरोजेनिक शॉक. न्यूरोजेनिक शॉक के कॉजेस क्या है? मे बी स्पाइनल इंजरी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ट्रीटमेंट क्या है? आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, सीएनए सिस्टम का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, which is very difficult also. Next thing, एनाफिलेक्टिक शॉक. एनाफिलेक्टिक शॉक क्या होता है? will be have a type of severe hypersensitivity और एलर्जिक रिएक्शन. आपकी बॉडी में किसी वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो जाए. हम बोलते हैं कि पेशेंट के अंदर एलर्जिक ड्रग रिएक्शन होती है ना, तो पेशेंट को हमने सेम ड्रग दे दी एलर्जिक और वो लॉन्ग टाइम तक दे दिया, तो उसकी वजह से आप पेशेंट को शॉक होने के चांसेस हैं. Okay, so allergy like food or any nuts or anything will be have is also can lead to. उसके वजह से क्या होगा? वो आपके हार्ट को अफेक्ट करेगा. और एलर्जी हुआ तो सिंपल थिंग हमने बात की सेप्टिक की, एलर्जी से क्या होगा? विल बी चांस ऑफ सेम थिंग, आपकी सेप्टिक सिस्टम अफेक्ट कर देगा और आपका कार्डियो आउटपुट कम कर देगा. तो हमने बात किया शॉक के अंदर. ओके, अब हम बात करेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं. सी द क्वेश्चन, द बेस्ट पैरामीटर टू असेस द फ्लूइड इनटेक इन ट्रॉमा. ओके, क्वेश्चन समझना. तब कौन सा बेस्ट पैरामीटर है जो फ्लूइड इनटेक को असेस करेगा? ब्लड प्रेशर, यूरिन आउटपुट, पल्स या पल्स ऑक्सीमेट्री. which are the best parameter which will be assess fluid intake because in trauma में क्या है? ट्रॉमा में एक शॉक है. ओके, सो ट्रॉमा में कौन सा शॉक होगा? ट्रॉमा विल बी हैविंग हाइपोवोलेमिक शॉक. रिमेंबर, ट्रॉमा विल बी हैविंग हाइपोवोलेमिक शॉक. तो ये क्वेश्चन हाइपोवोलेमिक शॉक का एक तो क्लियर हो गया हमके अंदर, ये हाइपोवोलेमिक शॉक की रिलेटेड बात कर रहा है. तो अगर आपको चेक करना है कि कौन सा बेस्ट पैरामीटर है जो आपके फ्लूइड इंटेक को प्रॉपर्ली शो करेगा, तो रिमेंबर बीपी इज नॉट, बीपी आल्सो इज पैरामीटर बट नॉट बेस्ट पैरामीटर. Pulse also is parameter but not best parameter. Pulse oximetry is a understand कि कितना O2 SpO2 कितना है, मतलब कितना ब्लड सप्लाई आपके टिश्यू के अंदर है. ओके, वो O2 कितना ब्लड के अंदर, वो आपका पल्स ऑक्सीमेट्री है. बट आपका यूरिन आउटपुट इज द बेस्ट पैरामीटर. रिमेंबर क्वेश्चन आंसर क्या है इसका? यूरिन आउटपुट. क्वेश्चन एग्जाम में आए, सी क्वेश्चन के आंसर आपको लगते हैं सब सेम लगते हैं कि विच आर द क्वेश्चन आंसर देयर. सो रिमेंबर आपका यूरिन आउटपुट इज द बेस्ट पैरामीटर बिकॉज जितना इनटेक होगा उतना आउटपुट होगा. तो आपका पैरामीटर कौन सा असेस फर्स्ट थिंग है? यूरिन आउटपुट इज द बेस्ट आंसर फॉर दैट. नेक्स्ट थिंग, मैनेजमेंट ऑफ शॉक. शॉक का मैनेजमेंट क्या है? आप बीपी को रिकवर करो,
कार्डियक आउटपुट को रिकवर करो, या सीपी मेंटेन करो, या डी डेफिशिएंसी ऑफ इफेक्टिव सर्कुलेशन को रिकवर करो। तो ये क्वेश्चन में आपको ऐसा लगेगा कि पेशेंट के अंदर हाइपोवोलेमिक शॉक है तो बीपी रिकवर करेंगे तो कार्डियो आउटपुट भी रिकवर जाएगा। हमने बात किया कार्डियो आउटपुट का रिकवर करेंगे तो आपका तो बीपी भी रिकवर जाएगा। तो विल कंफ्यूज विद दिस थिंग। सीवीए तो हमको सीवीपी लगता ही नहीं है, बट विल कंफ्यूज विद दिस टू थिंग कि बीपी है कि कार्डियो आउटपुट है। बट इसका आंसर क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ इफेक्टिव सर्कुलेशन। बिकॉज अगर हमने सर्कुलेशन प्रॉपर कर दिया, दोनों को सर्कुलर प्रॉपर कर दिया, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा ट्रीटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द शॉक। डोंट बी कंफ्यूज। ये आंसर क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ द इफेक्टिव सर्कुलेशन। अगर आपने बीपी को भी नॉर्मल कर दिया, वो आउटपुट को भी नॉर्मल कर दिया, मतलब क्या आपने डेफिशिएंसी को नॉर्मल कर दिया, तो वो क्या आपका मैनेजमेंट ऑफ द शॉक। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ट्रीटमेंट आंसर से सही होता है, बट आपको थोड़ा समझने का ट्राई करना पड़ेगा। तो ये हमने बात की शॉक की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेन। ओके, पेन क्या है? इज अ अनप्लेजेंट सेंसरी इमोशनल एक्सपीरियंस associated with the actual potential tissue damage or described in terms such of the damage. Remember, unpleasant, जो अच्छा नहीं लगने वाला सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस है उसको बोलते हैं पेन। आई होप हम सबने एक्सपीरियंस किया है। तो ये हमारा रिमेंबर, ये हमारा उसका हो गया डेफिनेशन। मे बी बिकॉज ऑफ एनी इंजरी और इलनेस भी है, इसके चांसेस हैं। ना हम बात करते हैं पेन थ्योरी की। पेन थ्योरी की फर्स्ट क्या है? स्पेसिफिक थ्योरी। रिसेप्टर एंड पाथवे exist to the transmit pain signal to the pain center in the brain। मतलब आपके जो रिसेप्टर हैं, जो भी रिसेप्टर और पाथवे हैं, वो बाहर निकल रहे हैं कहां से? पेन सेंटर इन द ब्रेन। ब्रेन से आपका ब्रेन है, वो ब्रेन से सप्लाई कर रहा है टू द एरिया कि आपको यहाँ पेन हो रहा है। एग्जाम्पल, मैंने पाँव रखा है एक पिन पे, तो ब्रेन बोल रहा है कि पेन हो रहा है। क्यों? क्योंकि सिग्नल है जो आपके रिसेप्टर और पाथवे हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। पेन सिग्नल कहां से एक्टिव कर रहे हैं? पेन रिसेप्टर टू द ब्रेन। आपके ब्रेन में वो सेंटर को सप्लाई कर रहे हैं, तो आपको पेन फील हो रहा है। आपका स्पेसिफिक थ्योरी है। देन द पैटर्न ऑफ थ्योरी existing the rapid or slow conduction pathway which conduct the pain signal to the brain to the spinal cord। यहाँ पर क्या बात की थी? ब्रेन की। बट यहाँ पर क्या कर रहा है? ये ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? अभी पेन लग रहा है, अभी आपका पेन हटा दो तो आपको पेन नहीं लगे। बिकॉज समझ सी एग्जाम्पल, आपको पेन हो रहा है लेग में, तो आपके बॉडी को पता चल गया कि पेन हो रहा है, बट कहां पर हो रहा है बताएगा कौन? स्पाइनल कॉर्ड। ओके, नेक्स्ट थिंग हम बात करेंगे थर्ड गेट कंट्रोल थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, थर्ड गेट कंट्रोल थ्योरी। एम्फेसाइज दैट नॉन पेनफुल सिग्नल क्लोज द गेट्स टू द पेनफुल सिग्नल। आपकी बॉडी में जो भी सिग्नल है वो नॉन सप्लाई प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ प्रॉपर्ली बिकॉज ऑफ एनी रीजन दे विल प्रिवेंट द ट्रैवलिंग द सीएनएस। जो भी आपका ब्रेन में आपका ब्रेन हो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ट्रैवलिंग नहीं कर पा रहा, तो पेन नहीं हो रहा। तो इसलिए डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर वुंड होगा, डायबिटीज के अंदर पेशेंट को पेन नहीं होता है। जैसे नॉन पेनफुल स्टिमुलस कैन बी अफेक्ट। ओके, एग्जांपल क्या है? डिस्ट्रक्शन, एक्यूप्रेशर और क्यूटेनस स्टिमुलेशन, और साथ में डायबिटीज को भी आप ऐड कर सकते हो। सो जब आपकी बॉडी में नॉन पेनफुल सिग्नल है, वो क्लोज करते हैं सिग्नल को। बिकॉज ये आपका इमेजिन करो, आपको पेशेंट को पेन हो रहा है, पेशेंट ऑफ पेन, ओके, एंड विल बी सप्लाइड टू द ब्रेन और ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। ओके, बट किसी वजह से वो आपके थर्ड गेट मतलब थर्ड गेट कंट्रोल थ्योरी की वजह से वो प्रिवेंट करता है ब्रेन के अंदर जाने के अंदर, तो पेशेंट को ऑब्वियसली पेन नहीं होगा। तो नॉन पेनफुल स्टिमुलेशन भी है, पेशेंट को पेन नहीं होने वाला है। तो ये हमारे पेन थ्योरी है। जब आपका सप्लाई पेन ब्रेन तक कर रहा है तो द स्पेसिफिक थ्योरी होगी। जो सप्लाई स्पाइनल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में कर रहा है तो पैटर्न थ्योरी होगी। और गेट कंट्रोल में वो अगर सप्लाई नहीं कर पा रहा है तो आपका थर्ड गेट कंट्रोल थ्योरी होगी। ओके, ये हमारा हो गया पेन। नेक्स्ट, पेन के कितने टाइप्स होते हैं? नाउ देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पेन। रिमेंबर, देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पेन। एक आपका ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन की पेशेंट का पेन ड्यूरेशन बेस पे, एक्यूट पेन और क्रोनिक पेन। जो भी सडनली पेन हुआ है उसको बोलेंगे एक्यूट पेन। ओके, और जो लॉन्ग लास्टिंग पेन उसको बोलेंगे क्रोनिक पेन। जो अगर पेशेंट को कैंसर के है और लॉन्ग लास्टिंग उसको पेन हो रहा है कैंसर जैसे, उसको बोलेंगे हम क्रोनिक पेन। फिर बात करेंगे हम ऑन द बेस ऑफ नेचर, कि नेचर से पेन हो रहा है। एक तो आपका नॉन
नोसेप्टिव पेन एंड नॉन नोसेप्टिव पेन। नोसेप्टिव पेन क्या है, एक सोमेटिक में हो रहा है और एक विसरल में हो रहा है, और नॉन नोसेप्टिव में क्या हो रहा है, न्यूरोपैथिक है और सिंपैथेटिक पेन है। ये हमारे कुछ क्लासेस ऑफ द पेन हो गया, इसमें डीप में नहीं जा रहा बिकॉज सिंपल है। ओके, हम बात करते हैं, अभी आपको क्वेश्चन आ जाए कि एज अ नर्स हाउ विल असेस द पेन। तो रिमेंबर वी हैव रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल जो एग्जाम में फेस रेटिंग स्केल होगी, मे बी विजुअल स्केल होगी, मे बी एनालॉग स्केल होगी, या क्वेश्चनिंग स्केल, बिहेवियर पेन स्केल, ये बहुत से पेन के नाम है। तो इसमें कुछ भी आ जाए तो ये आपके पेन असेसमेंट लेवल का एक यूज करने का तरीका है। सो बाय दिस थिंग यू अंडरस्टैंड द पेशेंट पेन लेवल। नाउ व्हाट आर द ट्रीटमेंट। हमने पता कर लिया कि पेन कैसे हुआ, हमने बात कर ली थ्योरी के बारे में, बात कर ली, हमने बात कर ली कि पेन को असेस कैसे करेंगे। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका मेन ट्रीटमेंट क्या है, NSAIDs नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग हम पेशेंट को दे सकते हैं। ओपियोइड एनाल्जेसिक कैन बी गिव, ये क्वेश्चन आता है कि अगर पेशेंट को लॉन्ग लास्टिंग मतलब बहुत ओपियोइड एनाल्जेसिक पेशेंट को सीवियर पेन है और एक्यूट पेन है तो कौन सा ड्रग दोगे। तो रिमेंबर विल गिव द ओपियोइड एनाल्जेसिक, कहां पर हम, सीवियर और एक्यूट पेन के अंदर। सो ये पेशेंट है नॉट सीवियर एक्यूट पेन तो हम NSAID देंगे, और पेशेंट के अंदर सीवियर एक्यूट पेन है तो पेशेंट को हम ओपियोइड एनाल्जेसिक देंगे। तो ये हमारा हो गया पेन। नाउ क्वेश्चन में एग्जांपल कैसा आता है कि हाउ विल गेट टू नो देयर विल बी अ पेन, कि what are the treatment, what are the question, what are the treatment of the pain level। क्वेश्चन में आ जाए कि पेशेंट हैव सीवियर पेन सो व्हिच ड्रग विल गिव, सो विल गिव ड्रग व्हिच ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। कि पेशेंट हैव not have a severe pain so will give NSAIDs, and which are the how will be assess the pain will be like a pain assessment scale। okay, next will be discussed topic is a fluid and electrolytes। fluid and electrolytes ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसमें बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके, तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि पेन के अंदर क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन द पेन का क्वेश्चन अगर एग्जांपल आए तो क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। विच आर द क्वेश्चन कैन आस्क इन द पेन। तो हमने बात की तो कि कौन सा टाइप का पेन है, कौन सा टाइप का उसका इंजरी है, उस पर डिपेंड करता है कि पेशेंट को कौन सा इंजरी है, उस पर कौन सा हम एनालिसिस देंगे, NSAIDs देंगे, या फिर पेशेंट को हम देंगे कि सीवियर पेन में कौन सा ड्रग देंगे। एकदम क्वेश्चन आ जाए कि ड्रग ऑफ चॉइस ट्रीट द कैंसर पेशेंट। ओके, आंसर है उसका NSAIDs, ओपियोइड्स, डाइक्लोफेनेक सोडियम और डाइवर्जन थेरेपी। तो इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन के फिर बोलता हूं, ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पेशेंट। सो ऑप्शन है फर्स्ट नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ओपियोइड्स, डाइक्लोफेनेक सोडियम एंड डाइवर्जन थेरेपी। NSAID ऑलरेडी बात की हमने, जो यूजफुल करते हैं हम। ओपियोइड भी यूज करते हैं हम पेशेंट के सीवियर पेन के अंदर। डाइक्लोफेनेक सोडियम एक पेन ड्रग का नाम ही है, और डाइवर्जन थेरेपी एक थेरेपी है जो नर्सिंग में देते हैं कि पेशेंट को पेन लेवल थोड़ा कम हो। पेशेंट हमने बात की है ड्रग ऑफ चॉइस, तो ऑब्वियसली डाइवर्जन थेरेपी तो नहीं आने वाला है, ड्रग की बात की है। तो कौन सी 3 ड्रग हैं जो पेशेंट को हम दे सकते हैं, तो ऑब्वियसली ओपियोइड, बिकॉज कैंसर में सीवियर पेन है और क्रोनिक पेन है, तो हम उसको हम बर्न पेशेंट के अंदर सॉरी कैंसर पेशेंट के अंदर हम उसको ओपियोइड ड्रग देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a burn patient always complaining about the severe pain, so which type of pain, अगर पेशेंट के अंदर बर्न पेशेंट है और सीवियर पेन है, उस पेन का नाम क्या है। once I read the question, in the burn patient always complain the pain, so which is the burn pain name। ऑप्शन है resting pain, procedure pain, breakthrough pain और severe pain। तो इसका आंसर है रेस्टिक पेन, बिकॉज बर्न पेशेंट के अंदर लॉन्ग टाइम तक वो रेस्ट करने वाला उसको पेन, उसको बोलेंगे रेस्टिक पेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इज इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द एग्जाम पर्पस, बहुत क्वेश्चन फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं। सो हम बात करेंगे फ्लूइड के बारे में। हमारी बॉडी के अंदर जो 70% पार्ट है वो वाटर से बना हुआ है, 70% पार्ट है वो वाटर से बना हुआ है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए एक 100 kg का पेशेंट है, उसमें कितना परसेंट वाटर होगा, तो रिमेंबर 70% विल बी वाटर। सो अकॉर्डिंग टू दैट आपको काउंट करना पड़ेगा। उसके अंदर 40% इंट्रा सेलुलर के अंदर और 55% एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर। तो ये हमारा कितना हो गया, 50 + 45 विल बी हैव अराउंड 85, रिमेनिंग विल बी इन द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। वाटर रिटेंशन, अगर आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो रहा है उसको बोलेंगे हम एडिमा। लीक ऑफ वाटर इनटू टिश्यू, बिकॉज आपकी जो वेसल्स से
ब्लड सेल के अंदर जा रहा है, वेसल्स के से अगर सेल के अंदर ब्लड जा रहा है तो क्या करेगा, एडिमा मींस रिटेंशन ऑफ द ब्लड, रिटेंशन ऑफ द फ्लूइड। ओके, आपकी बॉडी में जो फ्लूइड है या फिर ब्लड है जो भी है वो वेसल्स से सेल के अंदर जा रहा है तो क्या करेगा, एडिमा। ओके, उसके वार्निंग साइन क्या है, हाउ विल अंडरस्टैंड, ब्रेथलेसनेस और हार्ट प्रॉब्लम है तो समझ जाओ ये आपके सीवियर सिम्टम है, सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है एडिमा के, बिकॉज इट विल बी अफेक्ट टू द सीवियर वाइटल ऑर्गन्स। ओके, हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजी की, डिफ्यूजन, क्यों आपकी बॉडी में फ्लूइड शिफ्ट हो रहा है, तो आपका मोलिक्यूल का जो मूवमेंट है वे हाई टू लो कंसिडर में जा रहा है, आपका जो मोलिक्यूल मूवमेंट है वो हाई टू लो जा रहा है। मतलब एग्जांपल, जो एक रूम के अंदर टेम्परेचर हाई है और एक अंदर लो है तो वो हाई टू लो में जाएगा तो उसको बोलेंगे डिफ्यूजन। क्वेश्चन एग्जाम बहुत बार डिफ्यूजन का आता है, सो मेक श्योर कि आप डिफ्यूजन में समझ जाओ। डिफ्यूजन में क्या होता है, क्वेश्चन है वो हाई फ्लो टू द लो सप्लाई, हाई टू लो में जाएगा तो आपका वो डिफ्यूजन है। तो हाउ टू रिमेंबर दिस थिंग, आफ्टर IV fluid administration balance between the intracellular and extracellular fluid is a related, क्या होता है उसको क्या बोलते हैं हम, will be have a osmosis। ओके, so what is osmosis now, जब आपका बॉडी में मूवमेंट है, जो कंपार्टमेंट फ्लूइड जो आपका है वो हाई टू लो हो रहा है, यहाँ पे भी हाई टू लो हो रहा है, बट वहां पर क्या है, मोलिक्यूल मूवमेंट हो रहे थे, यहाँ क्या मूवमेंट हो रहा है, वाटर मतलब फ्लूइड मूवमेंट हो रहा है। ओके, सो मैंने जो बात की यहाँ पर एडिमा, एडिमा क्यों हुआ है, ऑस्मोसिस। क्वेश्चन आ जाए कि पेशेंट में वाई है वो एडिमा, रिमेंबर ऑस्मोसिस, क्योंकि फ्लूइड आपका हाई टू लो तो यहाँ पर भी हो रहा है वहां भी हो रहा है, बट यहाँ पर मोलिक्यूल हो रहे हैं, यहाँ पर वाटर हो रहा है। ओके, और वो क्यों होता है, क्योंकि आपके बॉडी में जो मेम्ब्रेन होती है कौन सी होती है, परमानेंट मेम्ब्रेन होती है। ओके, जो सेमी मेम्ब्रेन होती है उसका प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रहा, प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर रहा, बिकॉज देयर विल बी अ रीजन। ओके, तो वो किसका बना आता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्वेश्चन ऐसा में आता है कि आपके बॉडी में जो ऑस्मोसिस की जो मेंबर बनी है वो किसकी बनी होती है, उसका आंसर क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की बनी होती है, और जो आपकी बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं हुआ तो क्या होगा, एडिमा होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन कैसा होता है, जो आपका वाटर फ्लो ऑफ सोल्ट साइड, आपका जो वाटर का जो फ्लो है वो सोल्ट साइड होगा, बिकॉज आपका जो सोडियम है और जो H2 है, H2 वो दोनों सेम मूवमेंट करते हैं, वो दोनों सेम है तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन है। अगर उसमें दोनों सेम मूवमेंट नहीं है तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन इसमें बहुत आते हैं डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के अंदर। इमेजिन क्वेश्चन आ जाए, एक पेशेंट के अंदर फीवर है तो डिफ्यूजन बढ़ेगा कि घटेगा, सो रिमेंबर उसके अंदर डिफ्यूजन बढ़ेगा, बिकॉज इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज डिफ्यूजन। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि विच आर द सॉल्यूशन, कौन से सॉल्यूशन मेंबर होती है जो यूज करती है, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विल बी यूज। ओके, और वाटर का फ्लो सोल्ट से ज्यादा होता है उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर आपका वाटर में अगर वाटर भी कम हो और सोल्ट भी कम हो तो आपकी बॉडी में ऑस्मोसिस को अफेक्ट करेगा। सो अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, आफ्टर IV इन्फ्यूजन देयर विल बी बैलेंस बिटवीन द इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, किसकी वजह से होता है, डिफ्यूजन की वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से, या एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑस्मोसिस, बिकॉज ऑस्मोसिस का ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो फ्लूइड को मूवमेंट करता है। ओके, सो दिस आर द क्वेश्चन कैन आस्क इन एग्जाम। See the picture here, how will be a cerebral member will be here, including high to low to high is going. Okay, ये हमारा ऑस्मोसिस है। ओके, नेक्स्ट थिंग हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड। हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है वो रेगुलेशन कैसे होता है, तो ओनली दो रीजन है, तो इनटेक और आउटपुट। तो इनटेक कैसे होता है, थर्स्ट मैकेनिज्म, हम कितना पानी पिएंगे वो हमारे बॉडी को हाइपोथैलेमस बोलेगा कि आपको कितना थर्स्ट मैकेनिज्म है, आपको इतना पानी पीना है। अब हाइपोथैलेमस एक्टिवेट क्यों होगा, बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल, मे बी पेरिन्जियल म्यूकोसा इज ड्राई और एंजियोटेंसिन विल बी अफेक्टेड। हम उसको समझेंगे। फर्स्ट थिंग साइकोलॉजिकल, अगर आपकी बॉडी बोले कि ज्यादा विल बी विंटर, आपका समर सीजन है, आपको ज्यादा पानी पीना पड़ेगा, सो आप उस टाइम पे आप ज्यादा इंटेक करोगे वाटर का, तो उसके साथ आपका थर्स्ट मैकेनिज्म एक्टिव होता है। नेक्स्ट इज फेरिंजियल म्यूकोसा, जो आपका फेरिंजियल म्यूकोसा है वो ड्राई हो जाए, या तो नॉर्मली ड्राई हो चुका है, एकदम डिसकंडीशन लाइक फेरिंजियल कैंसर हो, उस टाइम में भी ड्राई होता है, उस टाइम में थर्ड मैकेनिज्म बढ़ जाता है, तो एक चांस हो सकता है। इसके बाद एंजियोटेंसिन। नाउ एंजियोटेंसिन क्या होता है, बिकॉज हमने पढ़ा एंजियोटेंसिन इन द किडनी, और एंजियोटेंसिन क्या है कि आपके सोडियम वाटर को बढ़ा देगा, तो ये आपका चांसेस है कि आपका इंटेक बढ़ जाए या फिर कम हो जाए। इंक्रीज प्लाज्मा और डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम भी आपके बॉडी में थर्स्ट मैकेनिज्म को बढ़ाता है।
आपकी बॉडी में प्लाज्मा बढ़ जाए तो ज्यादा प्लाज्मा चाहिए, तो ज्यादा फ्लूइड चाहिए, तो उस टाइम पे बढ़ेगा। आपकी बॉडी में वॉल्यूम कम है तो वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए भी हम ज्यादा थर्स्ट मैकेनिज्म को एक्टिव करता है हाइपोथैलेमस, तो उस टाइम पे भी आपको फ्लूइड आल्सो इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट थिंग, आउटपुट। आपकी बॉडी में आउटपुट कैसे है? किडनी, लंग्स, स्किन और जीआई, ये आपकी बॉडी में है जो इनटेक को, आउटपुट को बाहर निकालेगा। तो आपकी बॉडी में 150 लीटर प्लाज्मा इच डे को निकालता है और 1500 मिल बी नॉर्मल यूरिन आउटपुट विल बी इन द नॉर्मल एडल्ट्स। ओके, सो 1 लीटर पर केजी यूरिन आउटपुट विल बी इन पर आवर रिक्वायर्स, ये आपका नॉर्मल है। ऐसा क्वेश्चन में आ सकता है। तो रिमेंबर 1 लीटर पर केजी पर यूनिट। सो आपकी बॉडी में जो रेगुलेशन बॉडी फ्लूइड है, दो चीजें होता है, इनटेक और आउटपुट से। जो बात की, इनटेक के लिए थर्स्ट मैकेनिज्म है, आउटपुट के लिए किडनी, लंग, स्किन एंड जीआई है। नाउ इनटेक ओरल फ्लूइड कितना है? 1200 ml है, फूड आपका 1000 ml है और मेटाबॉलिक 400 ml। सो टोटल कितना हो गया? 2600 ml। अगर ये सेम अमाउंट में बाहर निकल रहा है तो ये पेशेंट भी नॉर्मल, अगर ज्यादा निकल रहा है, कम निकल रहा है, तो अब नॉर्मल है। तो नॉर्मल इनपुट कितना होगा? 1500 लिया अपना आउटपुट लिया, इनपुट लिया है 1200 लिया है, तो आपका यूनिट आउटपुट 1500 होगा। स्टूल में से 150 निकलेगा, लंग में से 500 ml निकलेगा और स्वेटिंग में से 450 ml निकलेगा। ये हमारा नॉर्मल रेगुलेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड है। अब हम बात करेंगे फ्लूइड इम्बैलेंस। अभी हमने बात किया फ्लूइड बैलेंस के बारे में, कैसे बॉडी में फ्लूइड बैलेंस होता है। अब हम बात करेंगे फ्लूइड इम्बैलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 पॉइंट, बिकॉज इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। व्हाट आर द फ्लूइड इम्बैलेंस? उसमें फर्स्ट है हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। आपके बॉडी में एक्स्ट्रा सेल के अंदर फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ चुका है। वो क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपका फ्लूइड रिटेंशन कहाँ हो गया है? इंट्रा सेल में और इंट्रास्टेशियल स्पेस के अंदर। बिकॉज ऑफ सोडियम और वाटर आर सेम प्रोपोर्शन, जितना सोडियम है उतना वाटर है आ गया है। अगर आपके पेशेंट के अंदर सोडियम, और हमने बात की जितना सोडियम रहेगा उतना वाटर रहेगा, बिकॉज दोनों का लेवल हमेशा सेम रहता है। तो पेशेंट का अगर पेशेंट ज्यादा सोल्ट ले रहा है तो वो एक चांसेस है वाटर भी बढ़ने के चांसेस है, बिकॉज सोडियम ज्यादा है। ओके, अदरवाइज एनी चांसेस आपकी बॉडी के अंदर जो हार्ट है और किडनी है वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो उसकी वजह से किडनी सोडियम को बाहर निकाल नहीं पा रहा है, तो आपके सेल के अंदर, एक्स्ट्रा सेल के अंदर वो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ओके, देन आपने पेशेंट को एक्सेसिव आईवी फ्लूइड दे दिया और फ्लूइड बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली सब कहीं कहीं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये रीजन है। और लीवर सिरोसिस, लीवर के अंदर से क्या होने वाला है? लीवर सिरोसिस पेशेंट विल बी हैव अ चांसेस कि तो आपके सोडियम को बढ़ा दे, सोडियम को बढ़ा दे। These are the reason can be affect the extracellular volume will be increases. Okay, extracellular volume will be increases because क्या होने वाला है? आपके सोडियम और वाटर हैं वो प्रॉपर्ली सप्लाई, प्रॉपर्ली ज्यादा एक साथ में एक्टिव हो चुके हैं, एक साथ दोनों एक्टिव हो चुके हैं। और जब वो एक्टिव होंगे तो फ्लूइड को, वॉल्यूम को एक्सेस कर देंगे, फ्लूइड के वॉल्यूम को एक्सेस कर देंगे। उसकी रीजन क्या है? फर्स्ट हमने बात की एक्स्ट्रा फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। इसमें क्या है कि सोडियम जितना ज्यादा होगा उतना ही आपकी बॉडी के अंदर वाटर भी ज्यादा हो जाएगा। वाटर ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा? बॉडी के अंदर क्या करेगा? आपका वॉल्यूम को एक्सेस कर देगा, वॉल्यूम एक्सेस कर देगा, मतलब वो कहीं कहीं प्रॉब्लम करने वाला है। तो उसकी रीजन क्या है? आपका अगर किडनी फेल हो जाए या हार्ट फेल हो जाए, हार्ट का कार्डियक आउटपुट सोडियम प्रॉपर निकल पा रहा हो और किडनी सोडियम को ज्यादा निकाल नहीं पा रहा हो और फ्लूइड भी ज्यादा दी हो, तो ट्रीटमेंट क्या है इसका? डायरेटिक। ऑब्वियसली आपका फ्लूइड ज्यादा है, आप ट्रीटमेंट डायरेटिक्स दोगे तो किडनी भी निकाल देगा, सोडियम को भी निकाल देगा, वाटर भी निकाल देगा, तो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस को रिकवर कर देगा। देन पोटेशियम स्पारिंग डायरेटिक्स। कौन सा डायरेटिक? स्पाइरोलेक्टोन। एग्जांपल याद रखना, पोटेशियम स्पाइर डायरेटिक कौन सी है? स्पाइरोलेक्टोन। नॉर्मली हम जब बात करते हैं लूप डायरेटिक, वो कौन सी है? लेसिक्स। इसका एग्जांपल क्या है? लेसिस इज अ लूप डायरेटिक। ओके, तो हम लेसिस देते हैं, बट साथ में हमको स्पाइरोलेक्टोन देनी पड़ेगी। तो क्या करेगा? जो आपके पोटेशियम आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट, तो आपके जो हार्ट फंक्शन जो फेल हो गया है उसको प्रॉपर मेंटेन कर सकता है। तो पेशेंट को हम पोटेशियम वाला डायरेटिक देंगे तो वो साथ में यूरिन का आउटपुट भी निकाल देगा और पोटेशियम की वजह से आपका हार्ट फेल होगा वो भी चांसेस है, थोड़ा सा फंक्शन को नॉर्मल करे। ओके, और लो सोडियम डाइट, बिकॉज हमने बात की है जितना सोडियम होगा उतना वाटर होगा। तो हम ट्राई करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि टेक लो सोडियम, तो वाटर और सोडियम का जो लेवल है वो प्रॉपर मेंटेन हो जाए। तो ये हमारा हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, बिकॉज यहाँ पर सोडियम और वाटर का दोनों का प्रोपोर्शन सेम है, बिकॉज दीज आर द कॉजेज, और ये हमारे ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, मतलब
सेल के अंदर, ये हमने क्या बात की थी, सेल के बाहर, मतलब क्या, एडिमा, सिंपल थिंग विल बी एडिमा। ओके, यहाँ पर बात करेंगे सेल के अंदर, सेल के अंदर आपका फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाए, क्यों, आपके इंक्रीज टोटल सोडियम, ओके, और इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी, क्योंकि आपने सोडियम का इंटेक ज्यादा कर दिया। ऑब्वियसली सोडियम इंटेक ज्यादा है तो वाटर भी सेम हो जाएगा, वाटर विल बी मोर सेम। एक्सेसिव सोडियम इंटेक, जो लोग टेबल सोल्ट लेते हैं, पीपल नॉट लाइक टू टेक सॉल्ट, टेकिंग टेबल सॉल्ट, मोर चांसेस ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया हो तो उस टाइम में भी आपकी बॉडी में सोडियम बढ़ने के चांसेस हैं। ओके, बिकॉज जब आपकी बॉडी में क्या होता है, जब यू विल बी हैविंग मोर ब्लड, जब बॉडी में बहुत ज्यादा ब्लड लेते हो, एक रीजन है, दिस आल्सो कैन लीड टू। और डायग्नोस्टिक, जो डायग्नोस्टिक डाई हैं, डाई आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डाई जो होती हैं वो भी आपके फ्लूइड को जो है वॉल्यूम को बढ़ा देती हैं सेल के अंदर, तो ये आल्सो इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, अब वॉल्यूम बढ़ चुका है, ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ने के लिए ट्रीटमेंट क्या है, डायोटिक, जो बात की हमने डायोटिक्स के अंदर। ओके, बट इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस और इंट्रा सेलुलर एक्सेस में एक इंपॉर्टेंट थिंग है, यहाँ पर हम फ्लूइड थेरेपी नहीं देंगे, अवॉइड फ्लूइड थेरेपी, हम फ्लूइड थेरेपी नहीं देंगे। इसका रीजन क्या है, कि ऑलरेडी फ्लूइड बढ़ चुका है, तो हम ट्राई करेंगे फ्लूइड नहीं दें, इसके अंदर फ्लूइड थेरेपी को अवॉइड नहीं कर रहे हैं। ओके, बिकॉज ये फ्लूइड वॉल्यूम जो है एक्स्ट्रा सेल के अंदर है, तो थोड़ा एडिमा करके हम प्रॉब्लम नहीं है, बट ये आपके इंट्रा सेल में है तो आपके सेल को डैमेज कर सकती है। तो आप किसी भी तरह से सेल को डैमेज को बढ़ाना है तो डायोटिक्स तो आप फ्लूइड तो निकाल रहे हो, साइमल्टेनियसली आप पेशेंट को फ्लूइड नहीं देना है, और आपको कंपलसरी वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है, बिकॉज डेंजर कंडीशन है, बिकॉज आपके सेल को डैमेज कर सकती है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आए कि इन विच दिस कंडीशन, इन विच फ्लूइड इंबैलेंस हमको वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है, रिमेंबर कौन सा है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, बिकॉज ये डेंजर है, आपके सेल को डैमेज कर रही है। ओके, नेक्स्ट थिंग बात करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड शिफ्ट, आपके जो भी सेल के अंदर फ्लूइड है वो शिफ्ट हो रहा है, एनी पार्ट में भी इंटरसेलुलर में शिफ्ट हो रहा है या फिर आपका इंटरसेल स्पेस में शिफ्ट हो रहा है, कहीं भी शिफ्ट हो रहा है, तो बोलेंगे हम थर्ड स्पेसिंग। याद रखना थर्ड स्पेसिंग क्या है, एक्स्ट्रा फ्लूइड वॉल्यूम शिफ्ट। वो क्या होता है, यानी क्रश इंजरी, आपके जो भी एग्जांपल पेशेंट का हाथ है वो कुछ जहां पर क्रश हो जाए, ओके, लेग क्रश हो जाए तो उसको बोलेंगे क्रश इंजरी। प्रोटीन लॉस, बॉडी में प्रोटीन लॉस हो जाए, वो भी एक रीजन है जब पेशेंट के अंदर प्रोटीन लॉस हो रहा हो। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, नेफ्रोटिक सिम्टोम। नेफ्रोटिक सिम्टोम पता ही है हमको, पेशेंट को प्रोटीनूरिया होता है तो प्रोटीनूरिया विल बी हैव चांसेस। तो क्रश इंजरी, प्रोटीन लॉस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम आर द कॉजेस, ये आपके कॉजेस हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड शिफ्ट करने के लिए। ओके, सो हमने बात की आपके पेशेंट के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वो शिफ्ट कर दिया है। सी पहले हमने बात किया था एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, आपके बॉडी का जो फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेल में एक्सेस चुका है, मतलब सेल के अंदर नहीं, सेल के बाहर। ओके, फिर हमने बात किया इंट्रा सेलुलर के, मतलब सेल के अंदर फ्लूइड बढ़ चुका है सेल के अंदर। हमने बात किया एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब आपका जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो आपकी कहीं शिफ्ट कर रहा है, कहां पर कर रहा है, या तो इंट्रा में कर रहा है या इंटर स्पेस में कर रहा है। ओके, उसके वजह से क्या है, या तो क्रश इंजरी हो, प्रोटीन लॉस हो या नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो। तो ट्रीटमेंट क्या है, पेशेंट को लार्ज आइसोटोनिक फ्लूइड देना पड़ेगा। नाउ व्हाई, बिकॉज हमको ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना पड़ेगा। मैंने बात की थी, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, जितना वाटर और सोडियम का लेवल नॉर्मल होगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सोडियम और वाटर को लेवल को प्रॉपर मेंटेन करने का ट्राई कर रहे हैं, वो हो गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम पेशेंट के अंदर आइसोटोनिक फ्लूइड देंगे तो वो मेंटेन करेगा, फ्लूइड शिफ्टिंग को नहीं कर पाएगा, शिफ्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो मेम्ब्रेन को, मैंने बात की थी मेम्ब्रेन की, जो मेम्ब्रेन को यहाँ से वहां मूवमेंट नहीं करने पाएगा, मेम्ब्रेन जो थिक हो पाएगी और फ्लूइड मूवमेंट नहीं हो पाएगा, तो थर्ड स्पेसिंग कंट्रोल हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट हम पेशेंट को प्रोटीन लॉस हुआ है तो उसके लिए हम एल्बुमिन देंगे। सी डोंट थिंक कि हमने एल्बुमिन दिया है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम शिफ्टिंग के लिए, हमने इसलिए दिया है कि प्रोटीन लॉस हुआ है, तो प्रोटीन लॉस को अगर आपको प्रॉपर करना है तो एल्बुमिन देना पड़ता है। क्वेश्चन आता है एल्बुमिन लॉस हुआ है तो व्हाट आर द कॉजेस, सो रिमेंबर बिकॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम या प्रोटीन लॉस की वजह से हमको एल्बुमिन देना पड़ता है, नॉट अ रीजन ऑफ एक्स्ट्रा फ्लूइड शिफ्टिंग की वजह से। देन अमाउंट ऑफ फ्लूइड, कितना फ्लूइड पेशेंट को फ्लूइड कितना देंगे, वो रिमेंबर 3 टाइम ऑफ आउटपुट, जितना आपका आउटपुट है, अगर पेशेंट का आउटपुट 300 है उसको मल्टीप्लाई 3 करके हमको पेशेंट को आउटपुट देंगे, तो अगर इनपुट देंगे सॉरी, तो कितना इनपुट देंगे पेशेंट को फ्लूइड कितना देने वाले हैं, जितना आपका आउटपुट है उसको मल्टीप्लाई बाय 3, बिकॉज हमको जितना फ्लूइड कम हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका फ्लूइड विल बी वेरी शिफ्टिंग हियर एंड देयर,
तो इट शिफ्टिंग इन देयर, तो वॉल्यूम विल बी हैव चांसेस टू लॉस एंड कैन चांस हैविंग हाइपोवोलेमिक शॉक। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमको पेशेंट को फ्लूइड थेरेपी देनी पड़ेगी। रिमेंबर, फ्लूइड थेरेपी जितना ज्यादा देंगे उतना चांस है जल्दी रिकवर होने के लिए। नेक्स्ट, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। अभी तो हमने बात की थी एक्सेस की, फिर शिफ्टिंग की बात की, हम बात कर रहे हैं डेफिसिट। ये इंपॉर्टेंट है, हाइपोनेट्रीमिया और डिहाइड्रेशन। हाइपोनेट्रीमिया एंड डिहाइड्रेशन, अगर आपके अंदर पेशेंट के अंदर नेट्रीमिया हो रहा है, मतलब कितना है, नॉर्मल कितना होता है 135 टू 145 नॉर्मल है, उससे लेस हो चुका है तो होगा हाइपोनेट्रीमिया और डिहाइड्रेशन बिकॉज ऑफ एनी फ्लूइड लॉस। ओके, अब फ्लूइड लॉस क्या होता है, बेबी बर्न पेशेंट है, पेशेंट हो सकता है वोमिटिंग और डायरिया, और पेशेंट को हमने बहुत ज्यादा डायबिटीज दे दिया है, उस टाइम पे पेशेंट को ब्लड लॉस होने के चांसेस हैं, सॉरी फ्लूइड लॉस होने के चांसेस हैं। तो if patient have more fluid loss, these are the reason: burn, vomiting and diarrhea and the diuretics. So these are the reason जहां पर fluid loss हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट क्या, ऑब्वियसली फ्लूइड लॉस हो चुका है तो हमको पेशेंट को फ्लूइड थेरेपी देनी पड़ेगी। मे बी क्रिस्टलोइड और कोलोइड, वो डिपेंड करेगा कितना लेवल है, सीवियर है, मॉडरेट है या माइल्ड है, उस पर डिपेंड करेगा। तो हमारा हो गया फ्लूइड इम्बैलेंस, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम शिफ्ट और इंट्रासेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। ओके, तो क्वेश्चन एग्जाम में इसमें घूम के कुछ हो सकता है कि व्हिच इज द ट्रीटमेंट ऑफ द डायरेटिक्स। रिमेंबर, दोनों का फ्लूइड थेरेपी जहां पे एक्सेस है वहां पर डायरेटिक देते हैं, बट अवॉइड फ्लूइड थेरेपी क्या करते हैं इंट्रासेल्युलर के अंदर। ओके, और लार्ज फ्लूइड का देते हैं हम एक्स्ट्रा शिफ्टिंग के अंदर। और फ्लूइड थेरेपी और कॉजेस क्या है, जो हमारा कॉजेस क्या है, ये बर्न वगैरह हमारे फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट के कॉजेस है। क्वेश्चन के आस्क इन एग्जाम कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम किस फ्लूइड वॉल्यूम में एम्बुलेंस होने वाला है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे फ्लूइड की। नेक्स्ट बात करेंगे हम फ्लूइड की। देयर आर टू टाइप फ्लूइड, colloid and crystalloids. Crystalloid भी also three types: hypertonic, isotonic and hypertonic. अगर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर और सेम है आपके फ्लूइड से, इसको बोलेंगे हम आइसोटोनिक। सेम आइसोटोनिक, सेम प्रेशर और फिर ऑस्मोटिक, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है फ्लूइड से, उसको बोलेंगे आइसोटोनिक प्रेशर। ना व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, आपका सोडियम और वाटर का फ्लो, सोडियम और वाटर इसमें प्रॉपर है, तो क्या है नॉर्मल सलाइन 0.9%। रिमेंबर 0.9%। ओके, कंफ्यूज मत होना, एग्जाम क्वेश्चन आता है 0.9%। ओके, इसी में बात आइसोटोनिक क्यों कर रहा हूं तो आपको समझ में आ जाए कि नॉर्मल सलाइन इज द आंसर। डीएनएस, रिंगर लैक्टेट एंड 5% डेक्सट्रोज। क्वेश्चन कंफ्यूज होते हैं लोग हम कि डेक्सट्रोज क्या आइसोटोनिक फ्लूइड है, बट 5% डेक्सट्रोज ही आपका आइसोटोनिक फ्लूइड है। उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और डेक्सट्रोज का प्रेशर दोनों सेम है। हाइपोटोनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर उसका कम है, इसके अंदर 50% डेक्सट्रोज और 0.45 नॉर्मल सलाइन। ओके, याद रखना 0.45% एनएस आपका हाइपोटोनिक फ्लूइड में। ओके, देन हाइपोटोनिक 10% dextrose and 3 NaCl. Then 3 will be normal, NaCl will be have, patient will be have hypertonic sonic, मतलब आपका ऑस्मोटिक प्रेशर उसके अंदर थोड़ा ज्यादा है। ऑस्मोटिक प्रेशर आपका अगर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है तो रिमेंबर ये क्या है, आपका आइसोटोनिक फ्लूइड है, लेस है हाइपोटोनिक है, ज्यादा है तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि कुछ भी आ सकता है, डेक्सट्रोज क्या है, हाइपोटोनिक है, आइसोटोनिक है, हाइपोटोनिक है और नन ऑफ द अबव, तो रिमेंबर इज अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे डिफरेंट बिटवीन द कोलॉइड एंड क्रिस्टलोइड। कोलॉइड और क्रिस्टलोइड डिफरेंट क्या है, कोलॉइड क्या है प्लांट ओरिजिन है, कोलॉइड को प्लांट से लेना पड़ता है, और क्रिस्टलोइड को सिंथेटिक है, ये हमको बना सकते हैं या इसको कैन इजीली मेक। कोलॉइड आर हाई मोलिकुलर वेट, क्रिस्टलोइड आर लो मोलिकुलर वेट। कोलॉइड का मोलिकुलर वेट हाई होता है, क्रिस्टलोइड का मोलिकुलर वेट लो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझने के लिए। अगर पेशेंट को सीवियर ब्लड लॉस हुआ है, पेशेंट ने वो सीवियर हाइपोवोलेमिया और पेशेंट ने वो सीवियर ब्लड लॉस, तो कौन सा फ्लूइड देंगे हम, क्रिस्टलोइड देंगे, सॉरी कोलॉइड देंगे। क्यों कोलॉइड देंगे, उसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है तो वो बॉडी में ज्यादा टाइम तक रह पाएगा ना। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट, आपकी बॉडी में जो भी फ्लूइड है वो कुछ टाइम के बाद ब्लड से किडनी से बाहर निकलने वाला है, हमको पता है किडनी विल बी रिमूव दिस थिंग, तो हम ट्राई करेंगे कि वो ज्यादा टाइम रहे। आपका मोलिकुलर वेट लो होगा तो वो जल्दी बाहर निकल जाएगा,
अगर आपका मोलिक्यूल वेट कम है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो डिपेंड करता है कि पेशेंट का डिजीज कंडीशन क्या है। सीवियर है तो हम ट्राई करेंगे हाई। अगर पेशेंट का बीपी बहुत ही ज्यादा फॉल है तो हमको लॉन्ग टाइम तक बीपी उसका मेंटेन करना है, तो वी नीड टू गिव कोलोइड फ्लूइड। बट बीपी इज नॉट वेरी हाईली डाउन, so we can give crystalloid. ओके, कोलोइड आर नॉट इजीली अवेलेबल, ये आपका इजीली अवेलेबल नहीं है, और आपका क्रिस्टल इजीली अवेलेबल है। ऑब्वियसली इजीली अवेलेबल है तो थोड़ा लेस कॉस्टली होगा, और हाई कॉस्टली कौन सा होगा? कोलोइड। ओके, देन कोलोइड है वो हाई वेस्कुलर परमिटिविटी है, एंड आपका जो क्रिस्टल है वो लो वेस्कुलर परमिटिविटी है। मतलब ये आपके हर वेसल में आराम से मूवमेंट नहीं कर पाएगा, ये आराम से मूवमेंट कर पाएगा। देन नॉट पास द प्लाज्मा, आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये पास नहीं कर पाएगा, बट ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आराम से पास कर पाएगा। ओके, सो विच इजीली पास, और हियर कैन नॉट इजीली पास। ओके, देन आल्सो रिक्वायर स्टोर इन द रेफ्रिजरेटर, दिस कैन बी स्टोर इन द रूम टेम्परेचर। तो आपके कोलोइड के अंदर एनी भी कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं रहेंगे, और क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे, जो भी सोडियम पोटेशियम जो भी है वो आपके अंदर रहेगा। एग्जांपल में बात किया डीएनएस की, तो डीएनएस के अंदर डीएनएस क्या है? क्रिस्टलोइड है, तो उसके अंदर आपका डेक्सट्रोज है, रिंग इलेक्टेड है, तो उसमें भी रिंग इलेक्टेड आपका है, और नॉर्मल सलाइन में आपका सोडियम पोटेशियम है। तो ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अगर पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत है तो हमको देना पड़ेगा क्रिस्टलोइड्स। क्वेश्चन एग्जांपल में आ जाए आपका कि पेशेंट है वो फ्लूइड लॉस, पेशेंट है वो फ्लूइड लॉस अलोंग विद द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, सो क्या करोगे? which fluid will give, so you need to give electrolyte, so वहां पर उसमें आप क्या जाओगे? क्रिस्टलोइड को दोगे। सो ये हमारा क्या हो गया? फ्लूइड हो गया। सो वी आर डिस्कसिंग हियर, क्या बात की हमने फ्लूइड के अंदर? फ्लूइड विल बी है, हमने बात की फ्लूइड मिलेस की बात की, फिर हमने फ्लूइड के बारे में बात की, कोलोइड और क्रिस्टलोइड की बात की, फिर हमने बात की इसके डिफरेंस के बारे में, फ्लूइड इम्बैलेंस। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम एसिड बैलेंस की, एसिड बेस की। व्हाट इज एसिड? एसिड कंटेन एच आयन। ओके, एसिड के अंदर क्या होता है? एच आयन होते हैं। जो लिटमस पेपर में आप देखोगे वो ब्लू टू रेड होता है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि लिटमस पेपर में अगर आपका ब्लू टू रेड हो रहा है तो विच मीनिंग ऑफ दैट? आपके अंदर एसिडिक नेचर है। अगर आपके बेस के अंदर क्या होता है? कंटेन SCO3, ओके, बाइकार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट, तो उसका लिटमस पेपर में आपका कलर रेड टू ब्लू होगा। रिमेंबर, अगर क्वेश्चन आ जाए कि वो रेड टू ब्लू हो रहा है तो क्या है? इज अ SCO3, मतलब बेस है। ओके, नॉर्मली एसिड बेस का कितना होता है? एसिड बेस कितना होता है? 1:20। अगर आपका 2CO3, ओके, और SCO3 का लेवल कितना होता है? 1:20। क्वेश्चन एग्जाम घूम के आता है कि एसिड और बेस का रेशियो कितना है, तो 1:20 इजीली है, बट डोंट कंफ्यूज। आपका H2CO3 H आयन है, और SCO3 आपका बेस आयन है। तो अगर पूछा जाए H2CO3 का रेशियो कितना है, और H2CO3 और SCO3 का रेशियो कितना है, H2CO3 और SCO3 का रेशियो कितना है, तो 1:20। ओके, क्वेश्चन घूम कुछ भी आ सकता है, डोंट बी कंफ्यूज, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो ये टू रिमेंबर, इसका ये आंसर है 1:20 विल बी द रेशियो। आ जाए कि SCO3 और H23 रेशियो क्या है, तो 20:1। देखना क्वेश्चन क्या पूछा जाए, बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड का रेशियो क्या है, तो 20:1। H2CO3 और एसिड रेशियो क्या है, तो 1:20। ये सिंपल लॉजिक है जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या आता है? अगर आपका ब्लू टू रेड हो रहा है तो एसिडिक नेचर है, और आपका रेड टू ब्लू हो रहा है तो आपका बेस नेचर है। हम बात करेंगे नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू क्या है हमारा पीएच का? 7.35 टू 7.45, बिकॉज हमारा एच आयन ज्यादा होता है इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट PaCO2 35 टू 45 mMHg, PaO2 80 टू 90 mMHg, एंड SCO3 20 टू 27 mMHg। हम बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, तो ये सिंपल ट्रिक याद रखना, जितना हमारा पीएच का 0.5 का वैल्यू है, 35 एंड 45, 35 एंड 45 हमारा क्या है? PaCO2 का वैल्यू। नॉर्मल PaCO2 कितना है? 35 टू 45। तो आपको एक याद करना पड़ेगा पीएच, रिमेंबर दिस थिंग, पीएच नॉर्मल कितना होता है? ब्लड पीएच 7.35 टू 7.45। सो 35 और 45 को निकालोगे तो आपका हो जाएगा PaCO2। ये आपका लॉजिक है। तो 35 टू 45 आपका नॉर्मल PaCO2 है। व्हाट इज नॉर्मल PaO2? 80 टू 100। हम समझ सकते हैं कि हमारा बॉडी में O2 ज्यादा चाहिए, तो जितना ज्यादा है उतना अच्छा। तो 80% टू 100% आपका PaO2 नॉर्मल है। और SCO3 कितना है? 20 टू 27। तो आपको याद क्या करना है?
एक तो पीएच याद करना है और एक को याद करना है SCO3। तो ये एक तो सिंपल लॉजिक है। पीएच आपका जितना है 7.35 टू 45, उसका 35 45 को देखोगे तो आपका PaCO2 आ जाएगा। और आपका PaO2 पता ही है हमको, जितना 80 to 90 80 to 100% काउंट कर लो, ये आपको इजीली याद रहता ही है। तो ये आपका PaO2 हो जाएगा। और AC तो कितना है 20 to 27 मिली इक्विलिटर विल बी नॉर्मल, विल बी अ वैल्यू। ओके, ये हमारा होगा नॉर्मल SC, नॉर्मल हो गया हमारा एसिड बेस के बारे में। तो हमने आज क्या बात किया, हमने फ्लूइड के अंदर पढ़ा, हमने फ्लूइड के अंदर अपने बात की फ्लूइड्स क्या कितने टाइप्स फ्लूइड के अंदर अपने पढ़ा टर्मिनोलॉजी बात की हमने कि 70% बॉडी विल भी आपका फ्लूइड से बना हुआ है, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर के बना होता है। फिर हमने बात किया टर्मिनोलॉजी बाद में बात की डिफ्यूजन ऑस्मोसिस की बात की। बहुत से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन याद रखना, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर हमने भी बात किया रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड जो आपके इनटेक पर डिपेंड करता है। तो हमने बात किया थर्स्ट मैकेनिज्म के बारे में बात किया जो हाइपोथैलेमस है। फिर हमने बात किया फ्लूइड इम्बैलेंस के अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम के एक्सेस और इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम शिफ्टिंग एंड इंट्रासेलुलर वॉल्यूम डेफिसिट। फिर हमने बात किया फ्लूइड के बारे में, कोलोइड और क्रिस्टलोइड्स के बारे में बात किया, देन डिफरेंट विद क्रिस्टलोइड एंड कोलोइड्स। फिर हमने एसिड बेस के बारे में बात की थी जिसके अंदर नॉर्मल हमने बात किया रेशियो कितना होता है और नॉर्मल वैल्यू के बारे में बात किया। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे एसिड बेस इम्बैलेंस, व्हाट इज द normal acid base imbalance. I hope you understand this thing. So remember this thing, normal value is very important parameter which are required in this topic. Okay, thank you.